अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़। आप देख रहे हैं बाखबर। अशफाक इसहाक सत्ती, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और मदिहा, कोई दिन ऐसा होता है जब आप ऑफिस पहुंचते हैं या आपकी सुबह का आगाज़ होता है। एक तो आज मैं जल्दी उठा कंपैरेटिवली नॉर्मल रूटीन से हटके, उसके अलावा थोड़ी सी वॉक और जॉग का सिलसिला जो है वो फिर से शुरू किया, विच इज़ अ हेल्दी रूटीन। और कभी कभार आपको वैसे ही खुशी का एहसास होता है, यानी कि आप आज जैसे काम कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप बड़ा फ्रेश फील कर रहे हैं, आप एक पॉजिटिव वाइब और एनर्जी आपके अतराफ। आपने बाहर निकल के घर से ऑफ कोर्स आपने पार्क में जाके वॉक की होगी, जॉगिंग में आपने वहाँ पे की, तो ऑफ कोर्स तभी तो मॉर्निंग वॉक के इतने फवायद होते हैं। बचपन में हमने ऐसे नहीं पढ़े हुए ना कि जो सुबह की मॉर्निंग वॉक होती है उसकी कितनी अहमियत होती है। और ऑफ कोर्स एक आपके दिमाग को भी जब अच्छे लेवल की ऑक्सीजन पहुंचती है तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रॉपर फंक्शन करते हैं। और जाहिर है कि सुबह उठ के अगर आप जल्दी उठें, नमाज की अदायगी करें या उसके अलावा उसके बाद सूरज को निकलते हुए देखें, क्या ज़बरदस्त समा होता है। और मतलब हाँ, लेकिन उसके लिए रात को जल्दी सोना ज़रूरी है। लेकिन मैं आज ये इरादा करके सोया था कि अगर मैं देर से भी सोऊंगा तो आई विल वेक अप अर्ली, और उसके बाद फिर बड़ी बात है। मेरे से तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता भाई। मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो कल सोई 4:30 बजे हूँ और उसके बाद मैं उठी 12 बजे के बाद। हाँ वही लोग समझेंगे कल आप शाम 4:30 बजे सो गई। नहीं, मतलब मैं स्लीप डिप्राइव्ड और इंसोम्निया तो खैर किसी दिन हम शो करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बेचारों के मसला होता है कि उनको इंसोम्निया होता है मेरी तरह। वो बेचारे ज़्यादा देर सो ही नहीं पाते। दिल करता है कि आप सो जाएं और 8 घंटे सोएं सुकून से, बगैर किसी खलल के बगैर, लेकिन होता ही नहीं है। और 2 घंटे आपको बमुश्किल नींद आती है, फिर अलार्म से भी 5 मिनट पहले आपकी आंख खुल जाती है इस डर में कि अलार्म बोला कि नहीं बोला। So we'll talk about it someday. लेकिन अभी अमेरिका की नींदें उड़ने का सिलसिला बज़ाहिर लगता है कि कुछ अरसे तक टल जाएगा, क्योंकि अमेरिका का इनखला हो गया अफगानिस्तान से। बिल्कुल जी, फाइनली आखिरी तैयारा भी उड़ गया। 1,20,000 के करीब अमेरिकी फौजियों और उसके साथ साथ जो वहाँ पर सिविलियंस थे उनका इनखला अमेरिका ने मुमकिन बनाया। और तालिबान ने भी बड़ी खुशियां मनाई हैं कि उनको कंट्रोल मिल गया। कल बड़ी हवाई फायरिंग भी, विल टॉक अबाउट इट, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। आलमी रिकॉर्ड होल्डर पाकिस्तानी आर्टिस्ट एहसन कयूम का एक और कारनामा, दुनिया का सबसे छोटा वैक्यूम क्लीनर बना डाला। मशीन नस्ब है, ऑपरेशनल भी है। कराची समेत सिंध में कुत्ते के काटे के बढ़ते वाकयात पर अनोखा एहतजाज। फिक्सिट के बानी आलमगीर खान KMC हेड ऑफिस के बाहर कुत्ते ले आए। कहते हैं इस इक़दाम का मकसद इंतजामिया को जगाना था। खबरदार, कोरोना वैक्सीन ना लगाना आपको महंगा पड़ सकता है। लाहौर में कल से कोरोना वैक्सीनेशन ना कराने वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। ज़िला इंतजामिया ने बैनर्स लगा दिए। अबरारुल हक के बयान ने तूफान बर्पा कर दिया। सोशल मीडिया पर लफ्जी जंग शुरू। बात कहां से कहां पहुंच गई। मुआशरे से पहले रवैये बदलना होंगे। जी, तो शो के आगाज में सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे दुनिया का सबसे छोटा वैक्यूम क्लीनर, जो कि बिल्कुल अगर आप अपनी उंगली की टिप पे भी रखें तो बहुत छोटा सा है, क्योंकि ये 1.3 सेंटीमीटर का वैक्यूम क्लीनर है जो कि काम भी करता है। और ये वैक्यूम क्लीनर जो है बनाया है आलमी रिकॉर्ड होल्डर पाकिस्तानी मिनिएचर आर्टिस्ट एहसन कयूम ने। तो ये जनाब आई होप कि ये शायद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को शायद क्लीन करता होगा, उनकी वैक्यूमिंग करता होगा। और वैक्यूम क्लीनिंग की हमारी ज़िंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंस है। और वैसे तो हम देखते हैं कि अक्सर डस्ट वगैरह और इस तरह से उसकी सफाई के लिए वैक्यूम क्लीनर्स घर में बड़े बड़े यूज़ होते हैं, बहुत बड़े बड़े वैक्यूम क्लीनर्स। अगर इसके साइज से बात करें अगर उनका, तो वो तकरीबन उससे अरबों गुना ज़्यादा बड़े होते हैं। लेकिन अब जनाब ये वो बात हो रही है वर्ल्ड रिकॉर्ड की, तो ये जनाब रिकॉर्ड बनाया गया है एहसन कयूम साहब की जानिब से। और 1.9 सेंटीमीटर का वैक्यूम क्लीनर बनाने की कोशिश की और इसी दौरान एक और भारतीय आर्टिस्ट ने रिकॉर्ड बना दिया और उसके बाद उसको भी एहसन कयूम ने तोड़ दिया और 1.3 सेंटीमीटर का ये वैक्यूम क्लीनर बना दिया। लेकिन मदिया ये क्या साफ करता होगा? इस दौरान फिर एक और भारतीय आर्टिस्ट ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी मैं वही बताती हूँ। आखिरी रिकॉर्ड है ना, आखिरी रिकॉर्ड फिर एहसन ने बना दिया। 1.76 सेंटीमीटर का है जिसे एहसन कयूम ने फिर तोड़ दिया। और मतलब 2 बार रिकॉर्ड तोड़ा है।
اور اب 1.3 سینٹی میٹر کا یہ ویکیوم کلینر بنا ڈالا ہے. اس سے ذہنوں کی صفائی ہو سکتی ہے مدیحہ؟ آئی وش ایسی کوئی چیز ہوتی ہے جو کہ ذہن سے تمام تر جو ٹاکسک قسم کے خیالات ہو اس کو ویکیوم کر کے باہر نکالیں. تو پاکستان منیچر آرٹسٹ احسن قیوم اس وقت ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. احسن بہت شکریہ, آپ باخبر سویرا کو وقت دیا, بڑے مزے کی آپ نے چیز بنائی ہے, ایک نہیں 2 بار آپ نے ریکارڈ بریک کیا ہے انڈینز کا. یہ جو اتنا چھوٹا آپ نے ویکیوم کلینر بنایا ہے, سب سے پہلے تو یہ بتائیں وائی اونلی ویکیوم کلینر, اور کیسے خیال آیا کہ بھی مجھے یہی چیز بنانی ہے؟ یہ جیسے کہ میں 2015 سے منیچر پہ کام کرتا آ رہا ہوں تو اب ریسنٹ جو میں نے ریکارڈ بنائے ہیں وہ منیچر سے ریلیٹڈ ہی ہیں, تو اسی لیے میں نے منیچر کو ہی کنٹینیو رکھنے کی جو ہے وہ کوشش کی. اور جو یہ ویکیوم کلینر ہے یہ بھی ایک منیچر آرٹ ہی ہے. یہ منیچر لیول پہ میں نے ایک ویکیوم کلینر بنایا ہے جس کی لینتھ 1.3 سینٹی میٹرز ہے. اچھا, اس کو ورلڈ ریکارڈ میں شامل کر لیا کہ گینیز ورلڈ ریکارڈ میں, اس حوالے سے کچھ بتائیے ہمیں. اس کی جو پریپریشن ہے اس میں تقریباً جو پلاننگ ہے اس میں تقریباً 4 سے 5 مہینے لگے تھے اس کے کمپوننٹس اکٹھے کرنے میں, اس کے بارے میں سوچنے میں. لیکن جو میں نے آفیشیل اٹیمپٹ کی تھی وہ جو ہے اس میں 3 سے 4 گھنٹے لگے تھے. وہ جو آفیشیل اٹیمپٹ تھی پھر میں نے وہ سبمٹ کروا دی گینیس ورلڈ ریکارڈز والوں کو. اچھا, اس میں بتائیے گا ویکیوم کلینر بنانے کے, جو چھوٹے والے ویکیوم کلینر بنانے میں آپ نے 2 بار انڈینز کے جو ریکارڈ ہیں وہ بریک کیے ہیں, ویسے اوور آل کتنے ریکارڈ جو ہیں وہ بنا چکے ہیں؟ جو پہلے جو میں نے جب یہ جو ریکارڈ ہے وہ سب سے پہلے میں نے جب گینیس ورلڈ ریکارڈ کی ویب سائٹ پہ دیکھا تو ایک انڈین آرٹسٹ کے پاس یہ ریکارڈ تھا. دین آئی تھاٹ آف بریکنگ اٹ, تو میں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا. تو ریسنٹلی جو 3 انڈین ریکارڈ تھے وہ میں نے ان اے رو بریک کر کے یہ اپنا جو ریکارڈ ہے وہ اچیو کیا ہے, اور الحمدللہ اب گینیس ورلڈ ریکارڈ کی ویب سائٹ پہ رجسٹرڈ ہے یہ ریکارڈ. اور منیچر آرٹ ہے, اس کا شوق آپ کو کیسے ہوا, اور اب تک کون کون سی چیزیں بنا چکے ہیں آپ؟ جو ریسنٹ میرے پاس 2 ابھی گینیس ورلڈ ریکارڈز ہیں, میرے پاس دونوں منیچر پہ ہی ہیں. پہلا جو میرا ریکارڈ تھا وہ لانگسٹ منیچر اسکلپچر بنانے کا تھا. وہ ایک پینسل کے سکے پہ ڈفرینٹ جو ہے زنجیر کی کڑیاں میں نے بنائی تھیں. وہ 75 کڑیاں تھیں جو ایک انڈین آرٹسٹ کا 58 چین لنکس کا ریکارڈ بریک ہوا تھا. اور جو ریسنٹ میرے پاس ریکارڈ ہے جو میں نے ریسنٹلی اچیو کیا ہے, دیٹس اباؤٹ میکنگ اے اسمالسٹ ویکیوم کلینر, جو وہ بھی ایک منیچر کی فارم میں ہے. وہ تقریباً اس کی جو لینتھ ہے 1.3 سینٹی میٹرز ہے. اوکے, تو آج آپ کا کیا پلان ہے, کون سے منیچر آرٹ میں آپ ریکارڈ بنانا چاہیں گے آگے؟ فردر میرے پلانز ہیں کہ منیچر بھی میں اپنی جو اس چیز کو فیلڈ کو کنٹینیو رکھوں, اور فردر پلانز ہیں میرے کہ میں ورلڈ ریکارڈ بریک کروں. لیکن ابھی میں اس بارے میں کوئی تفصیلات شیئر نہیں کی, کیونکہ جب یہ ریکارڈ اچیو ہو جائیں گے تو انشاءاللہ میں یہ ساری تفصیلات شیئر کروں گا. ٹھیک, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے احسن قیوم, اور کیا شاندار انہوں نے ویکیوم کلینر بنایا. تھوڑا سا ذہنوں کی صفائی کے لیے بھی ایک ویکیوم کلینر ہونا چاہیے. آئی تھنک اٹ ول ورک, رائٹ؟ وہ میرے خیال سے اس کے لیے پھر کاؤنسلرز موجود ہیں نا, مطلب تھیراپسٹ موجود ہیں, سائیکیٹرسٹ موجود ہیں. نہیں, لیکن بعض اوقات ایسے تھیراپسٹ ہی ایسی حرکات میں ملوث پائے جاتے ہیں. کیسے؟ کہ آپ کو پھر سوچنا پڑتا ہے کہ کس کے پاس جائیں آپ تھیراپی کے لیے, کسی بھی طرز کی تھیراپی کے لیے, نو تھیراپی ورکس اینڈ ایٹسیٹرا. اوہ ٹھیک ہے, ذرا پچھلی بات کر کے. لیکن یہاں پہ دیکھیں آپ نے جو دماغوں کی اس کی بات کی ہے, تو اس کے لیے ہمیں یہ بھی پہلے ماننا پڑتا ہے کہ بھئی ہمارے دماغ میں کوئی مسئلہ ہے. یوزلی طور پہ لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل تو ان سے بات کریں گے. بڑا مسئلہ, ہاں یہ کراچی کا مسئلہ نا, بڑا مسئلہ ہے جی. ویسے تو سندھ بھر کا مسئلہ ہے, لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کتے کے کاٹنے کے مسائل اور کتے کے کاٹنے کے واقعات اور کتوں کی بھرمار شہر بھر میں ہوتی جا رہی ہے. اور تقریباً ایک اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت شہر قائد کراچی میں 2 لاکھ کے قریب کتے پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیمپینز چلائی جاتی ہیں کہ جناب یا تو ان کو ختم کیا جائے. جب ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے تو پھر یہ طریقے کو ان ہیومن مطلب قرار دیا جاتا ہے کہ غیر انسانی طریقہ ہے. تو پھر ایک دوسرا طریقہ آتا ہے کہ جناب ان کی ویکسینیشن کر دی جائے تاکہ یہ جو کتے ہیں یہ ہرڈ امیونٹی کی طرف چلے جائیں. کیونکہ جو اگر کتے کے کاٹے کی بات کریں تو سال میں 50,000 کیسز جو ہیں وہ صرف شہر قائد سے رپورٹ ہوتے ہیں. اور گزشتہ 10 سال میں صرف 2 بڑے ہاسپٹلز کی بات کریں, جس میں انڈس کی اور دوسرا ہے JPMC, تو وہاں پر 129 افراد ایسے رپورٹ ہوئے جو اپنی زندگی کی بازی ہار گئے تھے ریبیز وائرس کی وجہ سے. بالکل جی, اور ساتھ میں دیکھیں یہ بھی اگر آپ بر وقت رسپونڈ کریں نا تو آپ اپنی جانیں بچا بھی سکتے ہیں. ریبیز کا انجیکشن میں دیکھا تھا کہ انڈس ہاسپٹل میں اویلیبل تھا. اگر آپ باقی کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں
تو آپ کو یہ انجیکشن آرام سے اویلیبل نہیں ہوتا. اچھا, پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی اور بانی فکسڈ عالم ری نے اس بار بھی اس ایشو پر سندھ حکومت کی توجہ دلانے کے لیے ایک احتجاج کیا, بڑا انوکھا احتجاج کیا, اور کیا کچھ ایسا کہ کے ایم سی ہیڈ آفس کے باہر پنجروں میں بند کر کے آوارہ کتے بھی ساتھ لے گئے. اور عالمگیر خان کا کہنا ہے کہ کتوں کو کے ایم سی ہیڈ آفس لے جانے کا مقصد انتظامیہ کو جگانا تھا کہ سندھ بھر میں کتوں کے کاٹنے سے شہری متاثر ہو رہے ہیں. اور عالمگیر خان یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کتوں کو مارنے کے سخت خلاف ہیں. کتے پکڑیں, آپ ان کو ویکسین لگائیں اور ان کو شیلٹر ہوم میں رکھیں. ساتھ میں سوال بھی اٹھایا کہ کروڑوں روپے کا بجٹ اس کام کے لیے مختص کیا گیا ہے, تو کہا گیا تھا, مطلب تو وہ جو کروڑوں پیسے جو آپ نے انویسٹ کیے ہیں وہ نظر کیوں نہیں آ رہے؟ تو اس حوالے سے بات کرنا بڑا ضروری ہے. لیکن اشفاق دیکھیں یہاں پر یہ بات بھی ہے, ٹھیک ہے ہم ان کے ویکسین کر دیں گے, لیکن جو بہتات ہے اور آپ کے کیا شیلٹر ہومز میں اتنی جگہ ہے کہ آپ ان کتوں کو وہاں پہ رکھو, ان کو نیوٹر کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ جو ہے ان کی نسل بندی ہو سکے اور مزید جو ہے وہ نہ بڑھ سکیں. بالکل, دو تین چیزیں, اڈاپشن کا تو یہاں پہ رواج نہیں ہے. نیوٹرنگ ایک عمل ہے, دوسرا یہ ہے کہ ان کی ویکسینیشن, لیکن ویکسینیشن کے بعد بھی یہ گارنٹی تو نہیں ہے کہ وہ کتے آپ کو نہیں کاٹیں گے. وہ ایک ٹراما اپنی جگہ ہے, وہ کتے کاٹیں گے لیکن آپ کو ریبیز نہیں ہوگا, کیونکہ اگر ریبیز ہو گیا, اور ہمارے ہاں جو ویکسینیشن کی صورتحال ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ویکسین ہے ریبیز کی وہ اویلیبل نہیں ہوتی, پہلے بھارت سے منگوائی جاتی تھی, پھر وہ مسئلے مسائل سامنے آ گئے, اور ایک دفعہ یہ وائرس ایکٹیویٹ ہو گیا آپ کے جسم میں تو پھر لازمی اور حتمی موت ہے. تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی اور فکسڈ کے بانی عالمگیر خان علیہ صبح ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اچھا, یہ سلسلہ مختلف, آپ جب رکن اسمبلی نہیں تھے اس سے پہلے سے گٹر کے ڈھکن کو لے کے اور کئی معاملات کو آپ اجاگر کرتے رہتے تھے. یہ کتوں کا مسئلہ بڑا سنگین ہے, خوف بھی پیدا کرتے ہیں, کاٹ لیں تو جان سے جانے کا بھی ڈر ہوتا ہے, اس کے علاوہ فزیکل ٹراما اپنی جگہ, مینٹل ٹراما اپنی جگہ. تو کیا یہ ہائی لائٹ جو آپ نے کیا ہے یہ ٹیمپریری ہے یا آگے بھی اس معاملے کو لے کے چلیں گے, منطقی انجام تک پہنچائیں گے؟ دیکھیں, ایک تو چیز یہ کہ فکسڈ کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایشو جو عام آدمی سے جڑا ہو اس کو مین اسٹریم میں لے کے جائیں, آپ میڈیا کے پاس پہنچائیں اور اس کا ایک تسلسل بنے اور انتظامیہ کہیں نہ کہیں حرکت میں آئے. آج 60 سے 70 کیسز ڈیلی رپورٹ ہوتے ہیں کراچی میں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے. 1,86,000 کیسز پچھلے سال رپورٹ ہوئے پورے سندھ بھر میں, اور 1 ارب روپے انہوں نے مختص کیے تھے اس کی اسٹیریلائزیشن ویکسینیشن کے لیے. اس کا پوچھنا ہے کیا کیا آخر؟ آپ پلان بنا لیتے, آپ اعلان کر دیتے, اس کا آخر اثر کیا ہے؟ آج گلی محلوں میں یہ کتے دندناتے پھر رہے ہیں, لوگ مساجد نہیں جا سکتے, بائکس گاڑیوں کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. یہاں پہ ایئرپورٹ کے رنوے پہ کتے موجود ہیں, حال ہی میں ٹیک آف لینڈنگ میں پرابلم آئی. تو یہ ایک بڑا سیریس سنگین ایشو ہے. اس کو پرابلم یہ ہوتا سیریسلی کوئی لیتا نہیں اس کو. شاید جو انتظامیہ میں لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ ایشو نہ ہو سکتا ہے ان کے ارد گرد یہ مسئلہ ہی نہ ہو. تو اسی لیے ہم احتجاج کے ذریعے اور آپ میڈیا کی مدد سے ہم ایشوز کو مین اسٹریم میں لاتے, اس کو ہائی لائٹ کرتے, اور امید رکھتا ہوں کہ انتظامیہ حرکت میں آئے گی, ورنہ ہم احتجاج کا یہ دائرہ بڑھائیں گے. ہم مزید یہ کتے پکڑ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس وہ تو پھر آپ سے کہیں گے آپ زیادہ اچھا کام کریں کہ آوارہ کتوں کو آپ پکڑے, تو ہمیں تو پکڑنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ آپ بھی پنجروں میں قید کریں. لیکن آپ دیکھیں, آپ نے کہا کہ ایک تو ان کی ویکسینیشن ہونی چاہیے اور ان کو شیلٹر ہومز میں آپ جو ہے وہ رکھیں بجائے کہ آپ ان کو مارتے, وچ از ان ہیومن. لیکن آپ کو لگتا ہے ڈو وی ہیو انف شیلٹر ہومز؟ ہمارے یہاں تو انسانوں کے لیے شیلٹر ہومز ہی, تو کتوں کے لیے ہم کیسے مینیج کر پائیں گے؟ دیکھیں, ایک تو چیز یہ کہ دنیا بھر میں یہ کیا جا رہا ہے, یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے دنیا بھر میں, لیکن وہاں پہ اڈاپشن بھی ہے, ہمارے یہاں تو اڈاپشن کا کلچر ہی نہیں ہے. یہاں کیا ہوتا ہے, آپ کو کمپلین, کوئی شہری کمپلین لے کے جاتا ہے ڈی ایم سی کے ایم سی کے پاس, وہ فوراً سائنائڈ کی گولیاں لاتے ہیں, زہر لاتے, ان کو کھلاتے, کچرا کنڈیوں میں اور سڑک کنارے یہ ان کے لاشیں پڑی ہوتی, اٹھانے تک کی زحمت نہیں کرتے, اور ایک بڑا آلودگی کا سبب بنتا. تو ضروری ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے, جاندار چیز ہے, اس کو مارنا جائز نہیں ہے. اس کو آپ پکڑیں. میں استنبول میں ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ وہ ڈاگز پیراڈائز ہے, وہاں ٹیگ لگایا ہوتا, ان سب کو ویکسینیٹ کیا ہوتا, اور وہ عام پبلک کے درمیان ہوتے, لوگ کھانا کھلاتے, ان کو پیار کرتے, اور ان کی صحت بھی دیکھے کیسے تندرست ہوتے جو اسٹرے ڈاگز ہوتے. یہاں پہ ٹوٹل آپ نے ان کو ماحول دوست خود نہیں بنایا. تو یہ ضروری ہے کہ اس کا احساس کیا جائے. لیکن یہ تو اوور نائٹ یہ چیز نہیں ہوگی. اب ظاہر ہے کہ 2 لاکھ کے قریب کتے, اگر ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ 2 لاکھ کتے موجود ہیں, تعداد اس سے کہیں زیادہ بھی ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے. ابھی جب آپ کل لے کے گئے کے ایم سی کے دفتر کے سامنے, کیا اس سے سولوشن کیا نکلا؟ ان کی جانب سے کیا رسپانس سامنے آیا؟ دیکھیں, ان کی جانب سے ابھی تک تو کوئی خاص رسپانس نہیں آیا, لیکن دیکھیں ہمارا عمل یہی ہوتا, ہم
ایشوز پر کیمپین چلاتے, احتجاج کرتے, ڈیمانسٹریشن کرتے پرامن طریقے سے, اور اپنے یونیک آئیڈیاز کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو مین اسٹریم میں لے کر جاتے, انتظامیہ حرکت میں آتی, ہم تسلسل بناتے. یہ کوئی ایک سنگل ایکٹیویٹی نہیں تھی, یہ ایک احتجاج نہیں تھا. میں اس کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی جاؤں گا. اس ایشو کو ہم نے منوانا ہے ان سے. اس سے پہلے ہم نے کچرے کے ایشو پر بھی آپ میڈیا کی مدد سے سسٹم حرکت میں آیا, ٹائم لگا, لیکن آج آپ دیکھیں مزید بہت گنجائش ہے کام کرنے کی. لیکن میرا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد ہے کہ یہ سسٹم حرکت میں تو آئے نا ایٹ لیسٹ. عالمگیر صاحب ایک اور چیز, ظاہر ہے کہ آپ رکن قومی اسمبلی ہیں, اور معاملہ جب نیشنل سیکیورٹی یا پھر ایک سیکیورٹی بریچ سے متعلق ہو کسی بھی حوالے سے, ایئرپورٹ بڑا حساس علاقہ ہوتا ہے. دیکھیں وہاں پر رن وے پر کتوں کا آ جانا صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ ٹیک آف اور لینڈنگ میں مشکلات پیدا کر سکتے ہیں, بلکہ ایک کی ایلیمنٹ اس کا تھا کہ جس جگہ سے وہ کتے دیوار میں سے گھس کے یا باڑ میں سے گھس کے آئے ہیں, وہاں سے کوئی مسکرینٹ بھی آ کے کوئی بڑا واقعہ کر سکتے ہیں. تو کیا یہ معاملہ آپ قومی اسمبلی میں اٹھائیں گے؟ یقیناً اس ایشو کو میں وہاں لے کر جاؤں گا, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہاں المیہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسے ایشوز آتے ہیں ہم فلاحی تنظیموں ایدی چیپا کے حوالے کر دیتے, یہ ان کا کام تھوڑی ہے. یا پھر کوئی ایسی آفت آتی فوراً آرمی کے ہم این ڈی ایم اے اور ان اداروں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. بھائی مقامی ادارے کہاں ہیں, ریسکیو سروسز کہاں ہیں اس شہر میں؟ یہ سوال ہے کہ جب پنجاب میں ریسکیو 1112 ہے, کے پی کے میں ہے, سندھ میں کیوں نہیں بنائی گئی؟ ہم این جی اوز کی طرف دیکھ رہے ہوتے یا آرمی کی طرف دیکھ رہے ہوتے, کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ ہوتا. ابھی حال ہی میں کورنگی میں جو آگ لگی, ہم اس قابل ہی نہیں تھے کہ بر وقت وہاں پہنچ سکتے. اسی لیے ضروری ہے یہاں پر اگر دیکھا جائے, یہ آپ نے جو مسئلہ اٹھایا نا, یہ بلڈنگز کا بالکل علیحدہ مسئلہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سندھ بلڈنگ اتھارٹی جو ہے وہ لائسنس دے دیتی ہے, بلڈنگز بن جاتی ہیں, فائر ایگزٹ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے, تو صورتحال بہت خراب ہوتی ہے, اور نہیں ہوتی وہاں پہ بلڈنگ. لیکن ابھی جو ہم جس معاملے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ہم نے دیکھا پنجاب میں بھی بہتات ہے. ایک بار اظہر چوہو نے اس حوالے سے پریس کانفرنس کی تھی, تو انہوں نے کہا تھا یہ بات بھی زیر غور ہے کہ جن ممالک میں بہت ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو ہم وہاں پہ بھی بھیج سکتے ہیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی چیز ہونی چاہیے, یا صرف کچھ 2-3 ٹپس ہیں جو کہ بہت, یا پھر 2-3 ٹپس ہمیں دینی چاہیے, اور بہت ساری تجاویز ہو سکتی ہیں؟ لیکن میری ذاتی طور پہ تو اس پہ کوئی ورکنگ نہیں ہے, نہ کوئی اسٹڈی ہے میں کوئی مشورہ دے سکوں. بٹ ہاں جو لوگ اس سے ایکسپرٹ ہے وہ اس پہ اپنا غالباً ایوب خان صاحب کے دور میں ہوا تھا, بھجوائے گئے تھے ادھر ادھر. اچھا, وہ مجھے اس کا علم نہیں ہے. اب ان کا کیا ہوا کہ وہ زندہ رہے, پالے گئے, یا پھر فی الحال یہ اتنی زحمت کر لے کہ ان کو پکڑ کے کسی سیف ہاؤس میں, کسی شیلٹر میں ان کو رکھیں محفوظ, اور عوام کو اس سے دور رکھیں. عوام کے لیے اس وقت یہ تکلیف اور خطرے کا باعث ہے. ایبسولوٹلی رائٹ. یہاں پہ تو پالتو کتوں سے جو ہے وہ لوگ نہیں بچے ہوئے. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا ڈیفینس میں واقعہ ہوا تھا جب 2 جو ہے پالتو کتے جو کس طریقے سے پڑ گئے تھے وکیل صاحب کو. جی ایگزیکٹلی. سو اب آپ یہ بتائیں, کیونکہ صرف سندھ حکومت نے ہی ایک بجٹ مختص نہیں کیا تھا, وفاق نے بھی اس حوالے سے بجٹ مختص کیا تھا. سندھ حکومت سے تو آپ نے پوچھ لیا, ابھی آپ کے ایم سی میں آپ نے احتجاج کر آگے بھی کریں گے. سو وفاق سے بھی آپ پوچھیں گے کہ ان کی ہاں بھی جو انہوں نے کیا تھا وہ کہاں تک پہنچا معاملہ؟ یقیناً دیکھیں, چونکہ وفاق میں خود وہاں اس کا ممبر ہوں, تو وہاں میں ان کمیٹیز کے ذریعے ان اداروں کو انگیج کرتا ہوں, ان سے سوال کرتے ہیں ہم, اور ساتھ ہی نیشنل اسمبلی کے فلور پر بھی آواز اٹھاتے ہیں. اور یہاں بھی یہ کوئی احتجاج کوئی ایسا نہیں کہ ہم نے فوری سے کیا. میں پچھلے 3 سال سے ڈی ایم سی کو, کے ایم سی کو خطوط لکھ رہا ہوں, ان کو کہہ رہا ہوں بھائی یہ مسئلہ میرے حلقے میں, یہ مسئلہ ہے. ہر 4تھی کمپلین آج میرے حلقے میں اس اسٹرے ڈاگس کے حوالے سے. تو ان کو انگیج کرتے ہیں. جب وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا, مایوسی ہوتی, پھر احتجاج تو آخری ریزورٹ ہوتا ہمارا. تو یہاں یہ المیہ ہے کہ ادارے کوئی جواب ہی نہیں دیتے, ادارے اس پر ایکشن ہی نہیں کرتے. عالمگیر صاحب ایک اور فیکٹر بھی اس میں ہے, یہ ہے کہ جو لوگ, ظاہر ہے کہ کچھ ہم نے یہ دیکھا جس طرح سے آپ نے سائنائڈ کی گولیوں کا کہا, یا کچھ لوگوں نے بندوق لے کے ان کو مارنے کی ٹھانی, تو ایسے میں بہت سی ایسی تنظیمیں تھیں, این جی اوز تھی جو سامنے آ گئے, انہوں نے کہا کہ یہ کرول ایکٹیویٹی ہے, یہ ایسی ایکٹیویٹی ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. تو ان کو بھی آگے بڑھ چڑھ کے آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ تھوڑا اس میں حصہ لینا چاہیے, اگر اڈاپٹ کر سکتے ہیں, if they want to save the dogs, تو پھر ان کو اڈاپٹ کر لیں, یا ان کو کسی طریقے سے بچانے میں اپنا کردار ادا کریں, نیوٹر کرنے میں. یہاں کافی این جی اوز ہیں, ریسکیو سروسز ہیں, اینیمل ریسکیو والے کام کر رہے ہیں, لیکن ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پورے شہر کے اتنے لاکھوں جو جانور ہیں ان کو پال سکیں, ان کا خیال رکھ سکیں. یہ گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے, انتظامیہ کا کام ہے. ہاں ہم لوگ یا جو این جی اوز ہیں ہم آگاہی کر سکتے ہیں, ہم اویئرنیس, پروٹیسٹ, ڈیمانسٹریشن یہ کر سکتے ہیں, وہ کر رہے ہیں ہم, تاکہ گورنمنٹ جاگے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ عالمگیر خان صاحب, کرتے رہیے اچھے کام, اور آئی ایم شیور کہ آپ ہائی لائٹ کریں گے معاملہ, تو پھر امید ہے کہ جو ہماری حکومت ہے اس کے کانوں پر جوں رہی ہے. بالکل, بہت سارے تجاویز اس پہ لی بھی جا سکتی ہیں, تو تجاویز پہ بھی کام ہونا چاہیے جو پہلے بھی سوچی جا رہی تھی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. कोविड के हवाले से बात करेंगे क्योंकि जो फोर्थ वेव की तबाहकारियां वो जारी हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 118 अफराद जाँ बहक हुए हैं कोविड की वजह से. अब आप 66 से 118, उससे पहले याद है 105 भी गया था, 105 भी गया था, पर 112 भी गया था, अब 118 हैं. तो ये आप देखिए सूरत हाल किसी भी तरीके से कंट्रोल में नहीं आ रही. और वो लोग जिन्होंने अभी भी वैक्सीन नहीं लगवाई, खुदारा आप लोग वैक्सीन लगवाएं. जस्ट बिकॉज लोग खुद इंटरेस्टेड नहीं है वैक्सीन लगवाने में, लोगों के अंदर अभी भी इतने शकूक को शुबात है उन मैसेजेस की वजह से अशफाक जो कि लोगों को व्हाट्सएप पे मौसूल होते हैं. अब क्या कोई नया है शोशा, जरा बताएं. नहीं कुछ? वही शोशा है, शोशा वही है. अच्छा, मर जाएंगे 2 साल में. मैं आपको बताती हूँ, पिछले दिनों मैंने सुना, मैं कहीं गई और मैंने वहां पे 2 खवातीन को आपस में बात करते हुए सुना, जिसमें से एक खातून कहती थी कि भाई देखो ये बात तो कंफर्म है कि जो वैक्सीन है ना कोविड की, ये पहले आई है और कोविड बाद में आया है. मैंने कहा ये अब मैंने मार्केट में नहीं सुनी है कि जी वैक्सीन पहले आ गई थी और कोविड बाद में आया. तो देखें खुदा के लिए इतने लोग मर गए हैं दुनिया में, इतने लोग मर गए. सिर्फ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अब तकरीबन 26,000 के करीब लोग ऐसे हैं जो कि कीमती जाने कोविड की वजह से 1 लाख के करीब एक्टिव केसेस हैं. गवर्नमेंट इकदामात कर रही है. जो केसेस की शरह है, मदिया आपको सही परसेंटेज उसके बाद बताएंगे, लेकिन कल तक हम रिपोर्ट कर रहे थे कि पंजाब में 7% है और लाहौर में 14%, 12 से 14% के दरमियान हो गई. पाकिस्तान में 7.36 है. बड़ा कंसर्निंग है. और अब आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट क्लैम्प डाउन करेगी, करना चाहिए. जो जावेद अकरम साहब एक बात करते हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं कि क्या कहते हैं उसके अंदर कि जनाब दे हैव टू हंट देम डाउन एंड वैक्सीनेट देम. बिल्कुल फाइन करें भाई. और अब तो खैर एक अच्छी चीज जो लाहौर में अच्छी होने जा रही है वो ये है कि जी 1 सितंबर से यानी कि कल से अगर आपके पास आपका वैक्सीनेशन कार्ड नहीं है तो आपको पेट्रोल भी नहीं मिलना. पैदल फिरे जी, लूर फिरे, रिक्शों में फिरे, आपकी अपनी गाड़ी में, आपकी अपनी बाइक में आप पेट्रोल नहीं डलवा सकते क्योंकि आपने वैक्सीन नहीं करा. ऐसी मेरे ख्याल से बाकी चीजें भी, आप ग्रोसरी भी करने जाए बंद करें, किसी रेस्टोरेंट में जाएं, ग्रोसरी स्टोर में जाएं, वहां पर एंट्रेंस आपकी बंद होनी चाहिए. अच्छा, मुआशरे के हम जिससे बात करते हैं ना कि सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, मुआशरे के वो लोग जो कि शऊर रखते हैं उनको भी अपना किरदार, ताजरों को अपना किरदार अदा करना होगा कि भाई जो मास्क पहन के नहीं आ रहा है या किसी के पास वैक्सीनेशन कार्ड नहीं है, आप ये ना सोचें कि आपका बिजनेस मुतासर है. अगर आप एक मुट्ठी बन जाएंगे तो लोग जो हैं उनके पास कहीं भागने का ऑप्शन नहीं होगा. गवर्नमेंट को खुदारा एक चीज कर लें कि ये जो काली भेड़ें मौजूद हैं इन वैक्सीनेशन सेंटर्स में, बाकी सब लोग बड़ी जांफशानी से काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो लोग जाली एंट्रीज कर रहे हैं, जाली कार्ड बना रहे हैं और हमारे दरमियान ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं और हम समझ रहे हैं कि वो वैक्सीनेटेड है, उनके पास वैक्सीनेटेड नहीं है. और जो जिन्होंने वैक्सीन करवा भी ली है, हम पे ऐसा लगता है एहसान करके, वो मास्क भी नहीं पहनते. तो खुदारा आपको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं, आप लोगों से ही थोड़ी बहुत हमदर्दी करके मास्क पहन लें. अच्छा, ना सिर्फ ये कि पेट्रोल पंप, बल्कि हमने देखा है कि जो मोटरवे पुलिस है ना, उन्होंने भी कह दिया कि अगर आपके पास आपका वैक्सीनेशन कार्ड मौजूद नहीं है तो चलो भाई कोई और गली निकालो, मोटरवे से आप ट्रैवल नहीं कर सकते. बड़ा जबरदस्त उन्होंने का ये काम किया. और मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि 15 सितंबर के बाद शहरी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बगैर यहाँ नहीं आ सकते. इसलिए जनाब अगर आपको बाय रोड ट्रैवल करना है तो आपका वैक्सीनेशन कार्ड आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अच्छा, सिर्फ यही नहीं, मेरे ख्याल से इशफाक, क्योंकि अब हमने देखा कि मोटरवे से बड़ी बड़ी पैसेंजर बसेस में जाती हैं, तो उसमें भी ये फिर देखना चाहिए कि मैं हर एक के पास उनका वैक्सीनेशन. और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है मदिया, कि जाहिर है कि गवर्नमेंट को इस प्रोसेस को थोड़ा सा स्पीड अप करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों की बारी नहीं आ रही है, जिन लोगों का नंबर नहीं आ रहा, तो उनका भी अपना कसूर नहीं है. गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई आप कुछ नहीं हो सकता, डबल डोज के बजाय सिंगल डोज पे चले जाएं. कैनसाइनो बायो ये बड़ी अच्छी वैक्सीन है जी. कौन सी भाई? वॉक-इन है, जाके करवाएं अपना. वॉक-इन करवाएं. और उसके अंदर जो है वो बाज़ औक़ात ये जो वैक्सीन्स की मौजूदगी का इशू होता है, उसकी अवेलेबिलिटी का इशू होता है. सिंध में जैसे कि हम देख रहे हैं कि कुछ इश्यूज आ रहे हैं, सेंटर्स बढ़ाएं ताकि लोग वैक्सीनेशन मजीद करवा सकें. और इसी पर हम बात कर लेते हैं कि लाहौर में ये जो फैसला किया गया है कि जनाब जिसके पास अगर वैक्सीनेशन कार्ड नहीं होगा उसको वैक्सीन नहीं दी जाएगी. ये कल से बिल्कुल जी, ये डिसीजन लिया गया. लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान हमारे साथ मौजूद है. कैप्टन साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया. ये कहेगा क्योंकि कल बुध है और कल से ही ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल पंप पे आप बगैर वैक्सीनेशन कार्ड के पेट्रोल नहीं डलवा सकते. सिर्फ इसी चीज पे आपने बैन लगाया है या फिर आगे भी जाके मजीद पाबंदियां सख्त करने वाले हैं आप? पाबंदी लगाने का फैसला इसलिए किया गया ताकि लोगों को एहसास हो इस बात का कि हमें वैक्सीनेशन करवानी है और वैक्सीनेशन हमारे लिए कराना बहुत ज़रूरी है. देखिए, ये बात दुनिया भर से हमारे मुशाहिदे में आ चुकी हुई है कि वैक्सीनेशन जो है वो लोगों को डिज़ीज़ की सिवियरिटी से प्रिवेंट करती है. हमारे पास वैक्सीन भी है, हमारे पास वेयर विदॉल भी है. हम अपने रिसोर्सेज के साथ लोगों के
ऑलमोस्ट डोर स्टेप तक पहुंच चुके हैं। यूनियन काउंसिल लेवल पर कम से कम एक या इससे ज़्यादा सेंटर्स हमने बना दिए। अब जब तक हम स्टिक एंड कैरेट का मॉडल नहीं लेकर आएंगे, ऑब्वियसली लोगों के अंदर रुझान जो है वो उस तरह से देखने को नहीं मिलेगा। आपने देखा कुछ अर्सा पहले ट्रैवलर्स के ऊपर मुख्तलिफ लेवल के ऊपर जो है वो पाबंदियाँ लगाई गई। फॉर इंस्टेंस एयर ट्रैवल के ऊपर आपने देखा कि पाबंदी लगी। दुनिया भर से मुशाहिदे में ये बात आई है कि ये बीमारी सबसे ज़्यादा उन लोगों को लगती है या उन लोगों की वजह से फैलती है जो ट्रैवलिंग करते हैं। एंड अगर आप ट्रैवलिंग की कैटेगराइजेशन करें तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनको कि हमें टारगेट करने की ज़रूरत है वैक्सीनेशन के हवाले से, या वैक्सीनेशन के हवाले से टारगेट करने की ज़रूरत है, या उनको वैक्सीनेशन के हवाले से इंसेंटिवाइज या पिनलाइज करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये डिसीजन क्या है, ऐलान तो कर दिया गया है, अमल दरामद कैसे करवाया जाएगा इस फैसले पे? बहुत सिंपल है जी, जितने भी हमने मेजर्स लेने हैं वैक्सीनेशन के हवाले से, वैक्सीनेशन की डेडलाइंस को मीट करने के हवाले से, बहुत सिंपल है। 1166 पे CNIC नंबर भेजे, फौरी तौर पर आपको इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि आपने पहली डोज कब लगाई थी, दूसरी कब लगाई थी, वैक्सीनेशन करवाई है या नहीं करवाई है। तो ये बहुत सिंपल है। और अगर कोई शख्स पहले से अपने मोबाइल के अंदर अपना वैक्सीनेशन कार्ड या सर्टिफिकेट डाउनलोड करके लाएगा तो वो भी पॉसिबल है। 1166 पे आप अभी इसी वक्त अपना CNIC मैसेज करें, विद इन सेकेंड्स आपको रिप्लाई आ जाता है और आपको डिटेल्स मिल जाती हैं। सो इसलिए इसको चेक करना या इसको इम्प्लीमेंट कराना कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये कहेगा कि लाहौर में वैक्सीनेशन की इस वक्त परसेंटेज क्या है? कितने परसेंट अफराद ने, कितनी परसेंट आबादी ने इस वक्त खुद को वैक्सीनेट कर लिया है? और साथ में मजीद आप लोग क्या कुछ इकदाम करने जा रहे हैं अब इसको तेज़ करने के लिए? वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो कम अज़ कम हमारी ये समझ लीजिए कि 40%, ऑलमोस्ट 40%, लेट से आज दिन के लिए, मतलब अगर आपको एग्जैक्टली बताऊं तो 39% लोग ऐसे हैं जिनको कम से कम एक डोज जो है वो लगाई जा चुकी है, जो कि हमारे नेशनल टारगेट्स के बहुत करीब तर है। हम अपने नेशनल टारगेट्स को 40% पे मीट कर लेंगे। आज मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज जो हमारे नंबर्स हैं वो इंशाल्लाह ताला 40% पे आ जाएंगे। ये बड़ा टास्क था। हमने एक सेंटर से शुरू किया, फिर 2 सेंटर्स बनाए, फिर 4 बनाए, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नंबर्स बढ़ाए हैं। पिछले चंद दिनों में अगर आप देखेंगे तो हमारी वैक्सीनेशन की जो स्पीड है वो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। ख़ास तौर पे मैं अगर आपको पिछले 10 दिन बताऊं तो हमने 20-22 हज़ार से इंक्रीज़ करके 1 लाख का नंबर क्रॉस किया है। और उसकी बुनियादी वजह जो है वो ऑब्वियसली ये है कि हम अब यूनियन काउंसिल के लेवल पर पहुँच गए हैं। जिस तरह से आप पूछ रहे हैं कि हम क्या एफर्ट्स कर रहे हैं इसको इन्हांस करने के लिए, तो जहाँ पर हमने ये मेजर्स अनाउंस किए हैं कि अगर कोई वैक्सीनेशन नहीं कराएगा तो उसके खिलाफ या उसको नो सर्विस डिनाइल जो है वो हम देंगे, वहाँ पर हमने ये भी कोशिश की है या ये भी एफर्ट किया है कि लोगों की जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो उनके कम से कम डोर स्टेप तक हम लेके जाएं। अच्छा, इसके साथ साथ बूस्टर वाले से क्या हिकमत अमली आप लोगों की होगी? ज़ाहिर है जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं फॉरेन में, या जो फिर इसके साथ साथ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, हेल्थ लाइन वर्कर्स हैं, उनके लिए कुछ किया जा रहा है इस हवाले से? जी, बूस्टर के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट ने क्लियर कट गाइडलाइंस दे दी हैं। 1 सितंबर ऑनवर्ड्स जो है वो हम बूस्टर उन लोगों को पेमेंट पर लगाएंगे जिन्होंने बाहर ट्रैवल करना है, जिनको कि ट्रैवलिंग की वजह से किसी पर्टिकुलर मुल्क में कोई ख़ास वैक्सीन जो है उसकी रिक्वायरमेंट है, वो पेमेंट के ऊपर अपनी बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। इसके अलावा फ्रॉम टाइम टू टाइम जैसे जैसे फेडरल गवर्नमेंट बूस्टर डोज के हवाले से अपनी इंस्ट्रक्शंस जारी करती रहेगी, हम लोगों को ये अवेलेबिलिटी या ये जो फैसिलिटी है ये ऑफ़र करेंगे। यहाँ ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि वैसे तो हर बंदा चाहता है कि मुझे बूस्टर डोज लग जाए, लेकिन एट द सेम टाइम हमें इस बात को भी रियलाइज़ करना है कि वैक्सीन जो है सबसे पहले तमाम लोगों को एक दफ़ा लग जानी बहुत ज़रूरी है। तमाम लोग जब एक दफ़ा प्रोटेक्टेड हो जाएंगे तो बूस्टर डोज के लिए जो है वो लोगों को अवेलेबिलिटी कराना मुनासिब होगा। इस वक्त दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं मिली, तो अगर ऐसा ना हो कि हम बूस्टर डोज की दौड़ के अंदर वो लोग जिनको बिल्कुल ही वैक्सीन नहीं मिली उनको पीछे छोड़ दें या उनको महरूम कर दें इस बात से। तो इसलिए बूस्टर डोज जिस तरह की हमारी नेशनल पॉलिसी बनेगी उसके मुताबिक जो है इंशाअल्लाह ताला पंजाब के अंदर पर्टिकुलरली लाहौर के अंदर जो है वो लोगों को अवेलेबल कराई जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। कैप्टन रिटायर्ड उस्मान कमिश्नर लाहौर हमारे साथ मौजूद है और लाहौर में जो कुछ किया जा रहा है वैक्सीनेशन के प्रोसेस को मजीद तेज करने के लिए, लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए, ये बड़ा अच्छा मुझे हर बार लगा कि भाई ये मेरे ख्याल से सिंध में भी होना चाहिए, ये सिंध में होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। रीज़न इज़ कि जब आप ठीक होंगे और जब आप वैक्सीनेटेड होंगे तो फिर उसके बाद ये है कि आपका खुद मुतासर होने, दूसरों को मुतासर करने का जो अमल है वो आगे नहीं बढ़ सकेगा, बल्कि लोग जो हैं वो बेहतरी की जानिब जाएंगे। और साथ ही साथ लोगों को भी थोड़ा से होश के नाखून लेने चाहिए। ये जिस तरीके से आप घूम फिर रहे होते हैं, बल्कि सयाहत का जो एक सिलसिला चल रहा है, आप समझते हैं कि थोड़ा सा उसको पाबंदी उस पर लगनी चाहिए, क्योंकि लोग जा रहे हैं और उसके अंदर जब आप किसी ऐसे तफरीही मकाम पर जाते हैं तो आप कभी भी आप SOPs फॉलो नहीं कर सकते, ना आप मास्क पहनते हैं, ना आप सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं। ये जो ग्रुप टूर्स जाते हैं उसके अंदर कहाँ एक एक वैन में फंसा के लोग बैठे जाते हैं। इवन जो आपकी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं
उसके अंदर खैर सारे मैं वैक्सीनेटेड कहती ही हूँ वो होते भी हैं। छोड़ दें तमाम तर चीजें छोड़ दें, ठीक है हम आपको नहीं कहते, पर आपको जरा सा भी कहीं एहसास हो, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं इतने लोगों से सुन रही हूँ कि हमें ना 3-4 दिनों से ना सिम्टम्स महसूस हो रहे थे, पर हमारे कुछ जरूरी काम थे, हम जब निकले तो उसके बाद ये हुआ वो हुआ, फिर जब हमने काम निपटा लिया ना तो हमने कहा भाई अब हम कराते हैं अपना कोविड टेस्ट। जब कोविड टेस्ट करवाया तो उसके बाद पॉजिटिव आ गया और फिर कहा ओहो ये तो इतने हम लोगों से मिल लिए, फिर उन सबको एक मैसेज आ रहा होता है। खुदा के लिए ये वाहियात हरकत ना करें, अपनी दिमाग अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा करें, जरा से भी सिम्टम्स हो अपना ना ख्याल हो कोई बात नहीं, आपको जिंदगी से प्यार नहीं कोई बात नहीं, अगलों की जिंदगी को मोतबर जाने, खुदा के लिए। ये बहुत केसेस होने लगे, अब तो गुस्सा आने लग गया, मुझे लगता है जैसे लोगों को मारने लग और जाओगे देखिए पकड़ लोग के। जो है ना इधर उधर सोशल मीडिया पे आपको बुरे कहते हैं कि देखें जी ये पैनिक फैला रहे हैं, देखें जी ये क्या कर रहे हैं, और इस तरीके से हाँ कोरोना वोरोना कुछ नहीं होता भाई, कोरोना एक हकीकत है, या जो आदाद अशफाक, शुमार जिनके घरों में गए हैं टीवी ना चैनल्स लोग, पे एग्जैक्टली उनसे पूछें, आपके साथी आपके फैमिली फ्रेंड्स इधर उधर लोग मुतासर हो रहे हैं, तो आप लोग भी एहतियात कीजिए। तो जनाब आज 31 अगस्त है और 31 अगस्त को लेडी डायना प्रिंसेस ऑफ द वेल्स की आज बरसी है। 31 अगस्त 1997 को वो पेरिस में एक ट्रैफिक हादसे का शिकार होकर उनकी जान चली गई थी और आज उनकी 24वीं बरसी मनाई जा रही है। बिल्कुल जी। और शहजादी डायना जो है वो 1 जुलाई 1961 को बरतानिया में पैदा हुई थी और उन्हें हमेशा से ही फलाही कामों में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी थी, इसलिए जब वो रॉयल फैमिली के साथ मुंसलिक नहीं थी तब भी हमने देखा कि वो फलाही कामों में मुसलसल उन्होंने अपने आप को मसरूफ़ रखा, नहायत ही पुरकशिश शख्सियत की मालिक थी। और यही वजह है कि उनको गुजरे हुए आप खुद सोचें कि 24 साल हो गए में, लेकिन अशफाक हमने अपने बचपन में इनको ऐसा देखा हुआ है कि अभी भी हम जब कभी खूबसूरती की मिसाल देनी हो तो लेडी डायना को देते। अच्छा आपने जो एक्सीडेंट की जो बात की, हाँ मतलब पाकिस्तान 2 बार चक्कर लगा चुकी है, और जो आपने एक्सीडेंट जी पहले जरा पाकिस्तान विजिट की बात कर लेते हैं। ये देखें ये पाकिस्तान तशरीफ लाई थी उस वक्त शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल, और जमाइमा गोल्ड स्मिथ भी उनके साथ ही उस वक्त इमरान खान की अहलिया थी, और आप देख सकते हैं कि किस कदर ह्यूमैनिटी दिखाई थी लेडी डायना ने, बच्चों को प्यार कर रही थी, और वैसे भी वर्ल्ड वाइड वो उन बच्चों को प्यार किया करती थी जिनको कोई हाथ लगाना गवारा नहीं करता था। बिल्कुल तो आपने मतलब अफ्रीका में जाके कितना काम किया उन्होंने, आप देखें। और उसके बाद फिर ये दोबारा भी जब पाकिस्तान आई थी तो अपने निजी दौरे में आई थी, और उसके बाद क्योंकि अपनी पाकिस्तान का इनकी अपनी जिंदगी में बड़ा किरदार है, बड़ा क्लोज था पाकिस्तान इनसे। और रेबेलियस नेचर की इनको माना जाता है, शाही जो अकदार थी या तौर अखबार थे, बिल्कुल बड़े स्टीरियोटाइप्स। अच्छा एक पिक्चर बड़ी मशहूर है उसमें है कि जी बच्चों के साथ स्पेसिफिकली जिसमें प्रिंस विलियम की जब स्कूल में रेस हो रही थी तो उसमें जो बाकी माएँ जहाँ पर जो है वो रेस में हिस्सा ले रही थी, तो उसमें प्रिंसेस डायना ने भी जूती उतार के रेस में हिस्सा लिया, और उस वक्त बड़ी बातें बनी थी कि भाई आप देखें प्रिंसेस डायना जो है ये बाकी खवातीन के साथ, ये रॉयल फैमिली में ऐसा नहीं होता, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने बच्चों के लिए 2 कदम आगे बढ़ के ही डिफरेंट ही काम किया है। ऐसे ही फिर जनाब उनकी शादी भी हुई प्रिंस चार्ल्स से, लेकिन वो शादी नहीं चल सकी, उसकी अपनी वजूहात हैं, और एक सीजन इस हवाले से आ रहा है, एक सीजन इतनी डॉक्यूमेंट्रीज आप देखेंगे, क्राउन है उसमें, क्राउन है, देन डायना भी इन पर आई थी, और उसमें साथ साथ इनकी डेथ को लेके भी बहुत सारे सवालात वो जो अभी दिखाए जाते हैं, वो ये कॉन्स्पिरेसीज बहुत है, वो कहते हैं कि स्पेकुलेशंस इस हवाले से क्योंकि पेपराजी की वजह से, अगर पेपराजी उस वक्त पिक्चर्स इतना खींचने में मसरूफ ना होते तो हो सकता है कि वो उनकी ड्राइवर ने अल्कोहल कंज्यूम ना किया होता, इन लोगों ने सीट बेल्ट पहनी होती, क्योंकि जो गाड़ी थी उसके अंदर लेटेस्ट सेफ्टी मेजर्स थे, उसके अंदर एयरबैग्स वगैरह भी थे, लेकिन देयर सो मेनी अभी भी मुझे उनकी यादगार जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी, एक्सीडेंट होता, वहाँ पे जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ पे आज भी लोग आते हैं और बड़े ज्यादा फूड रख के जाते हैं। खैर एक छोटी सी ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। और अब हम थोड़ा तस्करा कर लेते हैं कि पैसे कमाने के क्या जरिया हो सकते हैं, मतलब अच्छा जरिया क्या हो सकता है। हम यहाँ पर आते हैं, काम करते हैं, आप अपनी अपनी जगह पर काम करते होंगे, नौकरी करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, उसके अलावा जो भी आप कर सकते हैं करते होंगे, और उससे आप पैसा बनाने की, पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं। लेकिन क्या दुख होता है, दिल में जाके खुब जाती है कि जब कोई बच्चे आपसे ज्यादा पैसे कमाना शुरू हो जाए और बहुत ज्यादा कमाना शुरू हो जाए। देखिए मसला ये, हम बचपन में ना यही सोच के जब बड़े होते हैं, हम तालीम हासिल कर रहे होते हैं, हम होता है कि हम जब तालीम हासिल कर लेंगे, हम मास्टर्स कर लेंगे, हम एमफिल कर लेंगे, हम पीएचडी कर लेंगे, हम सीए कर लेंगे, हम डॉक्टर बन जाएंगे, हम इंजीनियर बन जाएंगे, तो उसके बाद हम पैसे बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे हैं, स्पेसिफिकली हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं बरतानिया के एक ऐसे बच्चे से, पाकिस्तानी बच्चा है जी, 12 साल की उम्र में इस बच्चे ने
कंप्यूटर पर आर्ट वर्क करके तकरीबन 6 करोड़ 64 लाख रुपए कमा लिया है। ये बच्चा गिनने में ही कौन- उम्र लग जाए मुझे तो। सिनिन, ये बच्चा कौन है, कैसे कमाए, फरीद कुरैशी की रिपोर्ट में जानते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे घूमने जाते हैं, सैर करते हैं, लेकिन हमारे साथ एक 12 साल के बच्चे मौजूद हैं, बिन्यामीन जिनका नाम है। उन्होंने इन छुट्टियों का इस्तेमाल किया और कंप्यूटर पे ऐसा काम किया कि न सिर्फ उन्होंने अपने माँ बाप का सर फखर से बुलंद किया बल्कि बहुत सारे पैसे भी कमाए। सो वी वुड लाइक टू स्पीक टू बिन्यामीन। बिन्यामीन, टेल अस व्हाट डिड यू डू इन योर समर हॉलीडेज? In my summer holidays, I created an NFT collection called Weird Whales, which consisted of 3,350 pixelated whales, which I sold on a website and they sold out within 9 hours. So where did you learn these things? It's very complicated. I don't even understand what these terms mean. So tell us more about that. So I got interested with NFTs earlier this year. I Right. found them interesting because you could buy and sell these images online. The money just wants me to keep on learning, as I know this Right. is just a taster, and if I just keep on doing the coding and the learning, then I Right. can get far in life. So how did you learn coding? I mean, is your dad in this field or? So my dad is a computer programmer and Right. would often come home, bring out his laptop and start coding. So me and my brother would sniff around and see what he was doing. And so from a very young age, at the age of 5, he set us up with a few old laptops. Right. And he started teaching us coding as a fun little learning experience. So the kids, they go and play badminton and other sports. Do you play any sports? Do you have any other hobbies? Yes, so my other hobbies are swimming and taekwondo. And I normally play badminton with my family sometimes. Right. So आपकी कोडिंग तो बड़ी अच्छी है। आपको उर्दू भी आती है या उर्दू सीख रहे हैं आप? मेरा सीख रहा हूँ। अच्छा, आप उर्दू सीख रहे हैं। चलें जी, काम की बात फरीद कुरैशी ने आखिर में की। बच्चे से पूछा आप अंग्रेजी बोल लेते हैं, उर्दू सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे? मदिया तर्जुमा करे, क्या बोल रहा था बच्चा? भाई उस बच्चे ने एनएफटी के थ्रू जो अपने आर्ट वर्क के उसने बनाए हैं, छुट्टियों में फारिग बच्चा बैठा हुआ था। ये लॉकडाउन में वो वाले बच्चे होते हैं जो कि असल में काम करते हैं। हाँ। हमारे बच्चों ने किया कुछ नहीं है और हमारे बच्चे और डिफरेंट अब्बा भी देखें लैपटॉप ले आते थे, खिलौने लाने के बजाय लैपटॉप ले आए बच्चे ने जनाब। ऐसे यही करना चाहिए। और देखें नहीं, ये बच्चा लैपटॉप से कुछ और भी कर सकता था, ये हाँ। पबजी वाला खेल सकता था, कुछ और भी कर सकता था, बट बच्चा काफी होशियार था, इसलिए बच्चे ने 12 साल की उम्र में 1 करोड़ 64 लाख रुपए बना लिए। 6 करोड़, आप 1 करोड़ बोल रही हैं, अभी 5 करोड़ खा गई आप। ओके चलें जी, आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है कि 2 साल बाद वैसे इंतखाबात हैं, लेकिन उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो तैयार कर ली गई है और आइंदा इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के लिए ऑपोजिशन से भी जो है इनको कायल करने के लिए हुकूमत ने कोशिश जो है वो जारी करती है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को इस हवाले से ख़त भी लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर मुशावरत के लिए नून लीग से उन्होंने साथ में नाम भी मांगे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है जी। मदिया, हम अक्सर बात करते रहते हैं इस हवाले से कि आखिर कंसेंसस से कोई बात आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन होता ये है कि जब जलसे जुलूस होते हैं तो बयानबाजी की जाती है, एक जानिब से भी फिर दूसरी जानिब से भी, और उससे माहौल ख़राब होता है। अब वज़ीर आज़म साहब ने ये भी कहा है कि बयानबाजी कोई नहीं की जाएगी ऑपोजिशन के हवाले से। तो आई होप कि इससे चीज़ें थोड़ी बेहतरी की जानिब जाएंगी, क्योंकि कंसेंसस अगर आ जाता है। वैसे मशीन आपको देख के कैसी लग रही है ये अब तक की जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है? देखिए जी, वो तो जब हम जाके इस पे वोट डालने के लिए जाएंगे तभी पता चलेगा एग्जैक्टली क्या है। खैर जी, हम देख रहे हैं कि एक तरफ नून लीग ने बाकी भी अपोजिशन जमातों से इस हवाले से बात की है और एक तरफ कमर भी कस ली है कि हुकूमत के खिलाफ उन्होंने निकलना है और लॉन्ग मार्च करना है। इसी वाले से बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। हाशमी साहब, ये कहेगा कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि कोई एक जमात मुल्क को मसाइल से नहीं निकाल सकती। उन्होंने, क्योंकि जो उन्होंने स्पेसिफिकली बात की है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाद कौमी हुकूमत बनाने की भी तजवीज़ दी है। इस पर क्या जो आपकी दीगर जमातें हैं अपोजिशन की, उनसे भी बात हुई है? जमहूरी लोग हैं, हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान तमाम सियासी जमातों का और तमाम लोगों का है। तो जब सबका पाकिस्तान है और सारे पाकिस्तान की सियासी जमात इस बात पे अगर मुत्तफिक हो जाएं कि वो पाकिस्तान को मिल करके आगे लेके जाएं, और पाकिस्तान के बड़े मसाइल हैं, गंभीर मसाइल हैं, उसमें यकीनन किसी एक तबका नहीं, सबको लेकर के, क्योंकि ये कॉमन हमारा मुल्क है और हमें इसको जॉइंटली, ये एक बहुत अच्छी, बहुत वसी और बहुत ही जमहूरी सोच है शहबाज शरीफ की। मैं समझता हूँ इसको अप्रिशिएट करेंगे दीगर जमात के लोग भी और पाकिस्तान की कौम भी। वज़ीर आज़म साहब ने भी एक कदम आगे बढ़ाया है और उन्होंने ख़त लिखा है शहबाज शरीफ साहब को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से कंसेंसस के लिए, और ख़त मौसूल भी हो गया। अब हिकमत अमली क्या होगी नून लीग की? क्या दीगर जमातों से भी आप लोग राब्ते करेंगे?
देखिए बड़ा वो दो टोक और वाज़े तौर पे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कायद पाकिस्तान 3 वक्त के वज़ीर आज़म रहे हैं वो, और पीडीएम के सरबराह जनाब फजलुर रहमान साहब ने बड़ा क्लियर कहा है कि हम ईवीएम को रिजेक्ट करते हैं, और क्यों ना करें। माजी में आरटीएस जो है वो उसके एक खातिर ख्वाह हमें रिजल्ट मिल चुका है। जिस तरह से आरटीएस को बैठाल करके 2018 के इलेक्शन में इलेक्शन चोरी किया गया और मौजूदा इस निज़ाम को लाने की कोशिश की गई, जिसका आज सारे लोग, हम नहीं, सियासी जमात नहीं, पाकिस्तान के एक फ़र्द, इवन आप मीडिया के भी दोस्त जो हैं, आप इसकी कीमत अदा कर रहे हैं। कदगन है, पाबंदी है, महंगाई है, जब आप ईवीएम लाने पे इतना मुसर हैं, उसकी वजूहात समझ में नहीं आती। दुनिया में हर जगह ईवीएम नहीं है, लोगों ने तरक्की याफ्ता मुल्कों ने इसको मुस्तरद कर दिया। अच्छा हाशमी साहब, ये बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खफा नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी एक अगर अपोजिशन लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो तो वो जेल में होता है, और अगर अपोजिशन लीडर लाहौर से हो तो वो मज़े कर रहा होता है। इस पर क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी जिनसे खफा होना चाहिए से उनसे अच्छी सियासी पैकेज ले ली है, वो एक अच्छे पैकेज के साथ चल रहे हैं। उनको बलूचिस्तान में भी काफ़ी मदद हासिल हुई है, सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में भी, वाइस चेयरमैन में भी, और यहाँ तक कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ में भी उन्होंने पैकेज के साथ अपना काम शुरू किया है। तो अगर उनकी नाराज़गी की बात है तो बिलावल शायद भूल रहे हैं कि माजी में सिंध गवर्नमेंट की कैबिनेट मीटिंग जो है वो दुबई में हुआ करती थी, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि किसी मुल्क की, किसी रियासत की, किसी सूबे की कैबिनेट की मीटिंग किसी और मुल्क में जाके हो। ये मैसेज देना होता है कि हमारा मुल्क बिल्कुल इनसिक्योर है, या तो कोई एग्जाइल में हुकूमत हो तो वो जाके बाहर अपनी कर रही होती, यहाँ तो एग्जाइल में हुकूमत नहीं थी। ठीक है बहुत जी निहाल हाशमी साहब, और इसी पर बात कर लेते हैं मजीद। फैसल करीम कुंडी साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त निकाला। अच्छा, ये जो ख़त लिखा गया है शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के हवाले से, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के इल्म में होगा, तो पीपल्स पार्टी इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है? मानरीम देखें, मीडिया के तवस्सुत से हमें पता चला है कि वज़ीर आज़म ने लीडर ऑफ द अपोजिशन को जो है वो ख़त लिखा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से। अभी तक जो है पार्लियामान के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, या बाकी मैं भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूँगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस चीज़ पे ऑन बोर्ड नहीं किया हुआ। और मैं समझता हूँ कि हमारी जो अपोजिशन जमात है उसका मौका बिल्कुल क्लियर है कि हम इस चीज़ पे जो है हम हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं है। इसलिए हम इस हुकूमत को इस ईवीएम के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर हमने ऑलरेडी कहा हुआ है कि इट्स एब्सोल्यूट नॉट। अच्छा फैसल साहब, मुस्लिम लीग नून स्पेसिफिकली शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि कोई एक जमात मिलकर मुल्क को मसाइल से नहीं निकाल सकती, इसके लिए कौमी हुकूमत ही जो है वो वाहिद हल है। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके इस बयान से इत्तेफाक करती है? देखें, शहबाज शरीफ साहब का जो है वो बात को एक तरह से मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। मैं कौमी हुकूमत उस लिहाज से नहीं कि असम्बली जाए और कौमी हुकूमत है और 2 साल के लिए या किसी चीज़ के लिए। कौमी हुकूमत तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सबसे ज़्यादा तजर्बा कौमी हुकूमत में। आप हमारी हुकूमत देखें 2008 से 2013 तक जब हमने हुकूमत की, हमारे साथ PMLN भी इत्तेहादी रहे, हमारे साथ मुस्लिम लीग भी इत्तेहादी रही, हमारे साथ MQM भी रही, हमारे साथ फाटा के मेंबरान भी रहे, हमारे साथ बाकी ANP भी रही, हमारे साथ JUI भी रही। तो ये कौमी हुकूमत ऐसी होती है जब आप तमाम अपोजिशन जो इत्तेहादी जमातें हमारे साथ थी, 6-7 जमातें हमारे साथ इत्तेहाद में शामिल थी। ये कौमी, इसी को सियासी कौमी हुकूमत कहते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि कौमी हुकूमत हो सकती है, और जिसका तजर्बा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा है कौमी हुकूमत या अलाइस की हुकूमत चलाने का। उस हुकूमत को हम कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे कि कहें जी आप 2 साल के या 3 साल के लिए कौमी हुकूमत है, उसके बाद इलेक्शन हो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया करीम कुंडी साहब। तो ये तो जनाब एक इनिशिएटिव लिया वज़ीर आज़म साहब ने। आई होप कि कुछ अरसे तक बयानबाजी का सिलसिला रुक जाए, ताकि ये जो मशीन निकाली है, ज़ाहिर है इसके ऊपर बड़ी मेहनत हुई है, तो कुछ आगे बहुत पैसे इन्वेस्ट भी हुए हैं। अभी अप्रूव होगी तो उसके बाद फिर मशीन्स बनेंगी और उस पर अच्छी खासी लागत भी आएगी, तो इसलिए तमाम जमातों का इसमें कंसेंसस होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक चीज़ पॉजिटिव होगी। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से इलेक्शन के बाद से, इलेक्शन से पहले से बातें हो रही थी, और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अगर हो जाते हैं तो फिर ये नहीं कहा जाएगा कि ये भी इलेक्शन ठीक नहीं था, कोई इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ। वोटिंग जो है वो वाहिद तरीका है साफ और शफाफ इलेक्शंस का? नहीं, जाहिर है कि नीयत तो कभी भी किसी की भी किसी भी जगह खराब हो सकती है। आरटीएस के मामले पर भी आप देखें कि कितने खदशात और सवालात उठाए गए थे। डाउन हो सकता है, मशीन है, उठाई जा सकती है, ऑपोजिशन यही कहती है। तो कंसेंसस होने चाहिए पूरे निज़ाम पे। अगर
इलेक्शन कमीशन जितना आज़ाद और खुद मुख्तार होगा उतने ही इलेक्शंस भी ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकते चलिए हैं. आप किसी बात पे हमारे प्रोड्यूसर को रोना आ गया क्योंकि वो ब्रेक का कह रहे हैं काफी देर से. एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहेगा. जी 10:03 हो चुके हैं. प्रोग्राम है बाखबर सवेरा और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती. मेरे साथ बराजमान हैं सैयदा मदीहा जहरा नकवी. और अब बात कर लेते हैं कुछ सुहाने मौसम की जो है मदीहा के शहर में. बिल्कुल जी, सुबह से लाहौर में बड़ी खूबसूरत बहुत प्यारी बारिश हो रही है जिसकी वजह से एक तो दर्जा हरारत वो भी थोड़ा बहुत कम हुआ है. और क्योंकि आपको पता है कल इस्लामाबाद में भी बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, कल परसों बहुत खूबसूरत बारिश हो रही थी. लाहौर में इतनी प्यारी बारिश हुई है, मौसम इतना ज़बरदस्त, इतना शानदार और ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई. और आपको पता है फिर जब चाहे वर्किंग डे भी होना, लेकिन जब लाहौर में सुबह सुबह बारिश हो जाए तो जो लाहौरी होते हैं ना वो कहते हैं दफ्तर बाद में जाएंगे, पहले हलवा पूरी खाने जाएंगे. क्या जबरदस्त मौसम होता है. और क्या वो नहर के किनारे की हाय, ड्राइव, मेरे ज़हन में नहर आ रही मुझे थी, हाँ. यकीन कीजिए कि मैं लाहौर में 1 साल रहने का इत्तेफाक हुआ और उसके अंदर क्या सुहाना मौसम. और बारिश हो जाए और उसके बारिश बाद आप बहुत नहर होती है किनारे वहाँ गाड़ी पे. चलाते चलाते जाएं और ऑफिस पहुंचे. ज़बरदस्त सिलसिला था. लेकिन आई श्योर कि कराची की भी बारी आएगी. जी प्रिडिक्शन है कल के लिए, कल परसों की के लिए. हाँ. तो जनाब कल और परसों कह रहे हैं कि बारिश होगी, तो दुआ कीजिए, झोलियाँ उठाइए और ये दुआ ये कीजिए कि उससे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई असरात ना पड़े. छोटे छोटे छाटे हों, छोटे छोटे छाटे हों. छोटे छोटे छाटे जो है ना वो मतलब कोई बात नहीं, अगर बारिश की चमाटे भी पड़ जाएं वो भी इवन अच्छे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अल्लाह करे हमारे इतना अच्छा हो कि कराची वाले भी बारिश एंजॉय कर सकें. अभी आप देखें ना लाहौर में वेदर कितना अनप्रेडिक्टेबल होता है. कभी जब 2 दिन बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी होती है तो तीसरे दिन बारिश हो जाती है और बड़ी अच्छी बारिश होती है. तो लाहौरियों बिल्कुल आप मौसम एंजॉय करें जनाब, और कराची वाले तो मुंतज़िर है कि कब बारिश हो और हम भी आप लोगों की तरह एंजॉय करें. एक बहुत अहम खबर वो ये है कि अफगानिस्तान से कल रात तकरीबन 2 बजे हमने देखा कि जो उनका आखिरी तैयारा भी था वो वहाँ से परवास कर गया, टेक ऑफ कर गया. और जनरल मैकेंजी के मैं सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रही थी तो उसमें वो काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे थे. उन्होंने कहा कि भी हमारे पास क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा कम था, वो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज लास्ट डे है, सो हो सकता है कि आज भी प्रोसेस जारी और सारी रहे. लेकिन कल रात जो आखिरी परवास थी वो टेक ऑफ किया. और साथ में उन्होंने भी कहा कि इस इनकलाब में बड़ा ताउन तालिबान ने भी किया. जी तालिबान ने भी किया, उसके साथ साथ पाकिस्तान ने भी बहुत ताउन किया. और जाहिर है कि इसको अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि तुर्खम चमन बॉर्डर से बहुत सारे लोग यहाँ पर भी आए. इसके अलावा बायर भी कई लोग यहाँ पर पहुंचे जिनके लिए वफाकी दारुल-हुकूमत में भी अरेंजमेंट्स किए गए हैं. किस हवाले से अरेंजमेंट्स हैं, कैसे अरेंजमेंट्स हैं, इंतजामिया सारी ऑन बोर्ड है, इस पर भी हम बात करेंगे. लेकिन पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज. अस्करी क़यादत के दिफा और कश्मीर कमेटी के पार्लिमानी अरकान को सिक्योरिटी सूरत हाल पर GHQ में तफसीली ब्रीफिंग. आर्मी चीफ की शुरका के साथ लंबी नशिस्त. कहते हैं चैलेंजेस के बावजूद मुल्क की सरहदें महफूज हैं. आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल. वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खत लिख दिया. PTM की जानिब से एक बार फिर इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान. कोरोना के दौरान हजारों खानदानों की मुआशी मदद और बच्चों को स्कूल भिजवाने की काविश. नौजवान ज़ैन अशरफ मुगल का मुल्क के लिए एक और एहसास. ISTB अचीवमेंट अवार्ड अपने नाम कर दिया. और पहलवानों के शहर में पहलवानी गंडा गोला न सिर्फ गर्मी का असर खत्म करता है बल्कि दिन भर तवाना भी रखता है. गुजरांवाला के शहरी ड्राई फ्रूट और मुरब्बा जात से तैयार करदा पहलवानी गोले के शौकीन. पहले तज़किरा कर लेते हैं जी अफगानिस्तान की सूरत हाल का. इनिशियली हम मेंशन भी कर चुके हैं कि अफगानिस्तान से बिलाखिर 20 साल के बाद अमरीकी अफवाज का इनखलाब मुमकिन हो गया है. इत्तेहादी अफवाज का सारे के सारे जा चुके हैं वहाँ से और अब तालिबान के कंट्रोल में है पूरा का पूरा अफगानिस्तान. और पंजशेर के हवाले से कुछ मुतजाद इत्तलात आ रही हैं, लेकिन आई एम श्योर कि वहाँ का मामला भी सॉर्ट कर लिया जाएगा. अब उसके बाद बहुत से चैलेंजेस होंगे जिन्हें सामना करना पड़ेगा. एक तो हुकूमत साजी का मरहला अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका, लेकिन अब यकसुई से शायद उस पर फोकस किया जा सकेगा. सिक्योरिटी इशूज अपनी जगह मौजूद हैं, फिर इकोनॉमी का मसला अपनी जगह है, फाइनेंशियल इशूज अपनी जगह पर है क्योंकि बैंक्स की जो सूरत हाल है वहाँ पर आपके सामने है. बैंक्स अभी तक नहीं खुल पाए प्रॉपर तौर पर, जिसके बाद हमने देखा कि वहाँ पे जो अशिया खुलनोश की कीमतों में इजाफा हुआ.
25% वहाँ पर महंगाई भी है, लोग परेशान भी हैं, ब्रेन ड्रेन अभी भी है, और बहुत सारे लोगों को अभी भी काफ़ी ज़्यादा तशवीश लाहक है कि आगे उनका फ्यूचर अफ़गानिस्तान में क्या होगा। वो स्पेसिफिकली लोग जो यहाँ से फ्लाई आउट नहीं कर सके। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फैजुल्ला, जो कि एक्सपर्ट भी हैं, वहाँ पर रह भी चुके हैं। फैजुल्ला, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। फैजुल्ला, अभी हमने कल देखा है कि जितनी भी फोर्सेस वहाँ पर मौजूद थी, कल वो फाइनली रात के 2 बजे जो आखिरी भी तैयारा था वो वहाँ से टेक ऑफ कर गया, और वो उनके लिए एक बहुत बड़ा मिशन था जो कि उन्होंने एक तरीके से वक्त से पहले, यानी एक दिन पहले ही उसको अचीव भी कर लिया। उसके बाद हम सूरत हाल देखते हैं कि तालिबान जो हैं वो जाके जो काबुल एयरपोर्ट है उसका सारा कंट्रोल संभाल लेते हैं, जैसे पूरे अफगानिस्तान में इनका कंट्रोल है। अब आगे की सिचुएशन आप कैसी बढ़ती हुई देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया मदीहा साहिबा। देखिए, ये दोहा मुआहदे के नतीजे में एक बड़ा जो मुतालबा था वो तो पूरा हो गया। अमेरिकन फोर्सेस अफ़गानिस्तान से मुकम्मल तौर पे निकल चुकी हैं और उन्होंने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन भी मुकम्मल कर लिया है। जिन लोगों को वो यहाँ से ले जाना चाहते थे उनको भी ले गए हैं। काबुल एयरपोर्ट अब आ चुका है तालिबान के पास। अब जो अगले 2-3 मराहिल हैं वो बहुत अहम है। पहला तो है हुकूमत साजी का। उसके लिए कंदहार में तालिबान क़यादत मौजूद है, जिसमें तालिबान के सुप्रीम लीडर भी हैं मुल्ला हिब्बतुल्लाह, और उसके साथ मुल्ला याकूब और दीगर क़यादत भी मौजूद है। और वो उसके ऊपर अब यह है कि इंशाअल्लाह आइंदा चंद दिनों में कोई ना कोई सूरत हाल सामने आ जाएगी। लेकिन दूसरा जो इशू 2 उससे बढ़कर मौजूद है, एक सिक्योरिटी का है और दूसरा जो मुआशी सूरत हाल है उसका। सिक्योरिटी के मसाइल देखें, एक तो अमेरिकन फोर्सेस की मौजूदगी थी और अफगान फोर्सेस से वो लड़ाई करते थे, लेकिन अब इस्लामिक स्टेट की सूरत में एक नया और बड़ा ख़तरा उनके लिए पूरी तरह अब मौजूद है कि उनको किस तरह से वो ढूंढेंगे और उनके हमलों के ख़तरा मौजूद है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान में लॉजिस्टिक्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? देखिए, इस्लामिक स्टेट की आप बात करें, देखिए आईसिस की जहाँ तक लॉजिस्टिक्स की बात है ना, समझने की ज़रूरत है कि अगर एक गोरिल्ला तंजीम हो, उसको कोई बहुत ज़्यादा उनके कोई कैंप्स नहीं है, ऑफिसेज नहीं है, वो वहाँ लोगों में रहकर अपना काम कर रहे हैं। पहले भी वो पहाड़ों में रहते थे, तो वहाँ से कोई भी हमलावर भेज देना, कुछ लोगों को भेज देना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जो तालिबान की अपनी लीडरशिप है उसके ऊपर भी आईसिस के खुदकुश हमलों का बहुत ज़्यादा ख़तरा मौजूद है, और इसी वजह से उनकी सिक्योरिटी में भी इजाफा किया गया है। और कहीं भी जब गोरिल्ला फोर्सेस काम कर रही होती ना, तो उनके कहीं ना कहीं अवाम में भी सिंपथाइजर्स मौजूद होते हैं, फैसिलिटेटर्स मौजूद होते हैं। सो क्या हम ये आंसर भी देखें कि अफगानिस्तान में ऐसी भी आबादी मौजूद है, ऐसे भी लोग मौजूद हैं? देखिए, अफ़गानिस्तान की अगर आप 20 साल का बल्कि 40 साल का जायज़ा लें तो वहाँ पर अफ़गान एक रशिया के ख़िलाफ़ एक जिहाद होता रहा और फिर अमेरिका के ख़िलाफ़, तो वहाँ पर इस तरह की जो तंजीमें हैं उनको उभरना कोई इस तरह गैर मामूली बात नहीं है। यानी वो ज़मीन बड़ी हमवार थी इस हवाले से। और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अफ़गानिस्तान में कुनड़ और निंगरहार ये 2 सूबे हैं जहाँ पर दाइश मौजूद थी, और ये इस बात को भी पेश नज़र रखना चाहिए, बुनियादी तौर पर दाइश के लोग जो थे उनका बड़ा हिस्सा वो था जो अफ़गान तालिबान से अलग हुआ था या फिर पाकिस्तानी तालिबान उसमें शामिल हुए थे, तो ये लोग मर्ज हुए थे आपस में। तो उसके बाद इन्होंने न सिर्फ उन इलाकों में अपने कदम जमाए बल्कि तालिबान के लिए मुश्किलात पैदा अब ये बताइए कि अब इस सूरत हाल में, जैसे कि मदिया ने भी तज़किरा किया कि ज़ाहिर है कि उनके जो सिंपथाइजर्स और उनके हम देखते हैं कि एक फैसिलिटेटर्स होना ज़रूरी हैं, ऑन ग्राउंड उनकी प्रेजेंस इसीलिए ज़रूरत है कि जैसे कि पाकिस्तान में हम देख रहे थे कि जो वाक़यात हो रहे थे, तो पाकिस्तान ने भी फैसला किया कि जो लोग हैं, जो स्लीपर सेल्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो लोग उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई करनी है। इसी तरीके से हम ख़तरे से निपट सकते हैं। अफ़गानिस्तान में आपको क्या लगता है कि तालिबान हुकूमत में तो आ चुके हैं, उनका एक खौफ भी मौजूद है, वो एक बड़ा एलिमेंट है, बहुत बड़ा एलिमेंट। क्या उनके पास इंटेलिजेंस का ऐसा निज़ाम मौजूद है, अभी एग्जिस्ट कर रहा है कि जो उनको इस तरह की शोरशों से निजात दिला सके? देखिए, एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि दाइश बुनियादी तौर पर उसका एक बड़ा हिस्सा अफ़गान तालिबान से ही अलग हुआ है। जी। तो ये उनके इलाकों को भी जानते हैं, उन लोगों को भी जानते हैं। और जहाँ तक इलाकों की बात है, निंगरहार, कुनर और जोज़जान जो थे वो तालिबान ने इनसे खाली कराए थे। अब जो स्लीपर सेल्स हैं उनके बारे में भी इनको आगाही है। देखिए, एक तरह की तंजीम थी, यानी वो इससे अलग हुए, एक जगह पे रहने वाले लोग हैं, एक दूसरे के तरीक़ेकार को समझते हैं। तो इस बात की उम्मीद है कि वो अफ़गान तालिबान जिस तरह कह रहे हैं कि हम इस पर काबू पालेंगे, हमारे लिए बड़ा मसला नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल एक इशू है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि स्लीपर सेल्स है, कोई कहीं पर भी खुदकुश हमलावर जा सकते हैं। हमने देखा कि इस मुख्तसर मुद्दत में उन्होंने काबुल एयरपोर्ट पर 2 बड़े हमले किए। तो वो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि तालिबान के सामने जो ये तो
دو چیلنجز ہیں, حکومت سازی ہے, پھر اس کے علاوہ جو معاشی صورتحال وہاں اس سے ہو بھی رہی ہے نمٹنا. وہ ایک امریکہ سے معاملہ ہے. پیسے اور ابھی نکلوانا. ذرا ہم دکھاتے ہیں فیض اللہ, ہمارے پاس ابھی جو تازہ ترین مناظر آئے ہیں یہ ہے حامد کرزئی ایئرپورٹ کی, جو کہ کابل ایئرپورٹ ہے, اور اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طالبان, نہ صرف طالبان بلکہ جو افغان آرم فورسز ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. اب سے تھوڑی دیر پہلے یہاں پر طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد وہ بھی یہاں پر آئے ہیں, اور ہم دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد یہاں پر طالبان فورسز کی بھی موجود ہے, آرم فورسز بھی یہاں پر موجود ہے. ویسے اگر دیکھا جائے فیض اللہ, آج آخری دن تھا, کیونکہ میں کل جنرل میکنزی کے جب بیانات سن رہی تھی تو انہوں نے کہا ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں افغانی جو کہ امریکہ آنا چاہتے ہیں, جو کہ افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں, تو کوشش ہے کہ وہ کسی طریقے سے وہ لوگ بھی آ سکیں, اور آج آخری دن بھی تھا. سو آپ کو لگتا ہے کہ آج کسی بھی قسم کی لینیج باقی لوگوں کو مل سکتی ہے, بیکاز آج آخری دن اگر دیکھا جائے تو؟ دیکھیے, وہ طالبان نے کہا ہے کہ جو اگر جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے, ایسا وہ نہیں ہے. دیکھیے, فورسز کی بات تھی وہ چلی گئی ہیں, لیکن اب اس کے بعد ایک افہام و تفہیم ہے آپس میں. طالبان خود چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم امریکن سمیت پوری دنیا کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات چاہتے ہیں, تو یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ امریکنز اس حوالے سے کیا رویہ اختیار کرتے ہیں, کہ اگر وہ آیا, جو باقی رہ جانے والے لوگ ہیں انہیں لے کر جانا اگر چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ بھئی طالبان نے انخلا میں تعاون کی ہے. ابھی اور بھی کئی لوگ ہیں نا, تو وہ ایک دم وہ بالکل تعاون کے بغیر ہو بھی نہیں بائیڈن کا سکتا بیان تھا. اور ہے, جب یہ ان کا معاہدہ ہوا تھا تو کافی پہلے, یہ صرف ابھی سے نہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ کافی عرصہ پہلے سے انہوں نے جو نیٹو اور امریکن فورسز تھے ان پہ طالبان نے حملے بند کر دیے تھے, اور ان کے حملے صرف افغان فورسز پر ہو رہے تھے. تو یہ ایک آپس میں ایک ورکنگ ریلیشن شپ تو وہ نظر آ رہی تھی, اور وہ ابھی تک موجود ہے, اور داعش کی وجہ سے اس میں آئندہ آنے والے دنوں میں مزید بھی بہتری آ سکتی ہے. فیض اللہ, اب ذرا امریکی انخلا کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. یہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ امریکہ کو کہیں سے جانا پڑا ہو. عراق کی سچویشن آپ کے سامنے ہے, ویتنام کی سچویشن آپ کے سامنے ہے, یمن وغیرہ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انفلوئنس رہا اس کا. تو کیا وجہ ہے کہ اتنی ٹیکنالوجی, اتنا سارا کچھ, اتنا ملٹری مائٹ, دنیا کی طاقتور ترین فوج, لیکن ہر جگہ سے اسے ہزیمت کے ساتھ نکلنا پڑتا ہے؟ بڑا ایک وہ یہ انسانی تاریخ بھی ہے, انسانی نفسیات ہے, اور وہ ساری چیزیں ہمیں یہاں نظر آتی ہیں, اور اس پر تو اب بہت یورپی اور امریکی مفکرین لکھ بھی رہے ہیں. دیکھیے, بہترین موقع اس وقت تھا جب 9/11 کے بعد امریکنز یہاں پر آئے اور طالبان کی انہوں نے طاقت کو ختم کر دیا, تمام ان سے بڑے شہر لے لیے, گورنمنٹ ان کی ختم ہو گئی, اور اس کی جگہ ایک نئی حکومت قائم ہو گئی. تو میرا خیال ہے یہ وہ مرحلہ تھا, اور اس پہ بہت لوگ بات بھی کر رہے ہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں ہمارا مشن پورا ہو گیا, تو یہ بڑا مرحلہ واقعی پورا ہو چکا تھا, اور اس وقت یہ ممکن تھا کہ طالبان کے ساتھ جو کچھ لوگ موجود تھے وہ شاید ان کے ساتھ آ جاتے, یا پھر کم از کم وہ نیوٹرلائز ہو جاتے. چلیں جی, اس کے بعد ہم مزید بھی بات کر لیں گے. فیض اللہ, وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اس وقت رانی پور میں گفتگو کر رہے ہیں میڈیا سے. آپ لوگ اس کو وبا کی طور پہ پھیلا دیتے ہیں. کرونا اتنی نہیں پھیلی جتنی غلط خبریں پھیل جاتی ہیں. ایک منٹ میں جواب دیا تھا. اتنی نہیں پھیلی, جیسے میں نے کہا, جتنی غلط خبریں ایک آ گئی تو بس وہ چھوڑتے ہی نہیں اس کے پیچھے. ہم ایک وفاق کی طرف سے آفیشیلی ہمیں کبھی نہیں انفارم کیا گیا. یہ بات کوئی چلی تھی اور ہم نے ان سے بات کی, اور ان کو جو ہمارے یہ انشور کرنے کے لیے کہ یہاں پہ کوئی بدامنی نہ ہو, یہاں پہ کوئی ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی ہمیں, جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہوا تھا اور سندھ کی پورے کی صورتحال, خاص طور پہ کراچی شہر کی صورتحال خرابی تھی, نہ ہو. اور ہم بالکل کانٹیکٹ میں, آپ سندھ حکومت ایک رسپانسبل گورنمنٹ ہے, وہ یہ سب چیزیں دیکھ کے کرے گی. ہاں, خبریں آپ نے پھیلانی ہے تو آپ پھیلاتے رہے. رانی پور جا جے پیر صاحب ہیں ایم این اے بھی ایم پی اے بن جے سیٹوں تے وہ سپورٹ کرے پن ایم این اے پی کھٹراयो بھی آئے, پر اسانجو تپ जेको आहे घटि में घटि 5 तालुकनि ते मखसूस आहे. पर हिन वटि को बि असां वटि तरक़ियाती कमु न थियो आहे. इहो तरक़ियाती कम थिया आहिनि. 200 किलोमीटर रोड ॾियो साईं असांखे. मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो, तरक़ियाती कम थिया आहिनि. हिन साल हर तक رانی پور میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. فیض اللہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ افغانستان کی صورتحال پر بات کر رہے تھے. فیض اللہ, اپنا پوائنٹ مکمل کیجیے گا تاکہ پھر ہم بریک کی طرف جائیں. دوسرا مرحلہ جو بہت سے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں وہ یہ تھا, جب اسامہ بن لادن کا معاملہ ہوا تو اس کے بعد بھی امریکنز کو اپنا مشن ختم کر دینا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے ان دونوں معاملات کو وہ یہ لے کر سمجھے کہ شاید وہ آسانی سے کر سکیں گے. اگر وہ افغانستان کی صورتحال کا جائزہ لیتے اور ماضی کو پیش نظر رکھتے تو شاید وہ یہ غلطی نہ کرتے, لیکن ان سے یہ غلطی ہوئی اور ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ ملا عمر کی سربراہی میں جو طالبان نے اپنا جس طرح نیٹ ورک وہاں مضبوط کیا, لوگوں کی حمایت حاصل ہوئی, اور گوریلا جنگ میں وہ اتنے دور تک پھنستے چلے گئے کہ پھر ان کے لیے نکلنا ممکن نہیں رہا.
تو یہ چند غلطیاں ان سے ہوئیں, اگر وہ نہ کرتے شاید اب وہ اس کا جائزہ لیں گے. اور اب تو یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ شاید آئندہ آنے والے دنوں میں امریکہ اس طرح کسی ملک میں فورسز اتار کر کچھ عرصے تک وہ اپنے زخم چاٹتا ہے, پھر اس کے بعد دوبارہ دے تھنک اباؤٹ سم ادر انویژن. آپ کو پتہ ہے کہ اسلحے کی انڈسٹری سب سے بڑی ان کی انڈسٹری ہے وہاں پر, اور جو بھی حکومتیں آتی ہیں تو اکثر ان کی بیک پہ یہ انڈسٹری ہوتی ہے, تو انہیں اپنے نئے ویپنز, نئے سسٹمز ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں, اور بیٹل گراؤنڈ چاہیے ہوتے ہیں انہیں, چاہیے ہوتے ہیں. لیکن اب چیزیں کچھ تبدیل ہو رہی ہیں, اکانومی کی صورتحال, پھر کورونا آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ اس کے اوپر بھی بہت ساری جو سازشی نظریات ہیں وہ سامنے ہیں, تو وہ جنگ کی نوعیت کچھ بدلتی جا رہی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی سے اتنی دنیا متاثر نہیں ہوئی جتنا کورونا نے ساری چیزیں بدل دی ہیں. تو وہ میدان تبدیل ہو رہے ہیں, ٹیکنالوجی دوسری آ رہی ہے, تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن یہ امکان بہرحال موجود ہے. جنگ کی اسلحے کی پوری ایک صنعت ہے, اور ہم نے دیکھا کہ خلیجی ممالک میں اور پھر لیبیا میں, شام میں, یمن میں ہم اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں, افغانستان میں بھی ہم نے دیکھا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کو فیض اللہ خان, آپ ہمارے ساتھ موجود. اور افغانستان کی صورتحال پہ ہم بات کر رہے ہیں, ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے افغانستان میں امن بحال ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ پاکستان نے بہت زیادہ سفر کیا ہے مدیحہ, اور پاکستان اب بھی سفر کر رہا ہے, بھلے افغان ریفیوجیز کی بات ہو, بھلے بارڈر سیکیورٹی کی صورتحال ہو, بارڈر بہت زیادہ کام کر رہا ہے. اس حوالے سے ہم نے اسپیسیفکلی دیکھا ہے کہ چاہے وہ یہاں کے ریفیوجیز کو ہوسٹ کرنے کی بات ہو, یا پھر ابھی بھی جو انخلاء کا جو پروسیس تھا اس میں پاکستان جس قدر پیش تھا, تو وہ بھی تمام طرح آپ کے سامنے. نہ صرف یہ بلکہ انخلاء کے دوران بہت سے لوگ ابھی 21 دن جو ہیں وہ پاکستان میں رہیں گے, اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ لوگ اپنے اپنے ممالک کو, چاہے وہ امریکہ ہو, اور ہم نے دیکھا کہ فورسز کے لوگ یہاں پر موجود ہیں, وہ اپنے ملکوں کو واپس جانا شروع کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک جی. اب بتاتے ہیں اور تذکرہ کرتے ہیں لاہور کا, جہاں پر شہریوں کی پریشانی ختم نہیں ہو سکی, اور تیسرے روز بھی میٹرو بس سروس بند ہے. مطالبات کے منظور ہونے تک ڈرائیورز جو ہیں میٹرو بس سروس کے, انہوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا ہے, اور ان کا مطالبہ ہے کہ ان کے واجبات کی ادائیگی سمیت دیگر مطالبات پورے کیے جائیں. میٹرو بس کے تمام اسٹیشن ویران ہو گئے ہیں. دوسری جانب سروس کے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جائز مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں, ساتھ ہی نئے کانٹریکٹر نے نئے ڈرائیورز کی بھرتیاں بھی شروع کر دی ہیں. تو اسی پر اب بات کر لیتے ہیں. جناب حسن حفیظ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا جان لیتے ہیں. حسن, بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے, مطالبات کیا ہیں ان ڈرائیورز کے, کون سے واجبات ہیں جو ادا نہیں کیے گئے؟ جی گڈ مارننگ اشفاق. جب سے میٹرو بس سروس بنی ہے 2012 سے, تب سے ایک کانٹریکٹ جو ہے وہ سائن کیا گیا تھا. البراق کمپنی ہے ٹرکش, جب وہ آئی تھی تو انہوں نے یہ کانٹریکٹ سائن کیا تھا, اور انہوں نے یہ ملازمین بھرتی کیے تھے, اور یہ جتنے بھی ملازمین اب دھرنا دیے ہوئے ہیں, میٹرو بس سروس بند کیے ہوئے ہیں, ان کو البراق کے انڈر یہ کام کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. 8 سال کا یہ کانٹریکٹ تھا. گزشتہ سال 2020 میں سپتمبر میں یہ کانٹریکٹ ختم ہو چکا تھا, لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے جو نئی کمپنی تھی وہ اپنی بسیں نہیں لے کے آئی تھی. پالیسی یہ ہے کہ جب تک بسیں نہ آئیں تو نئی کمپنی کو کانٹریکٹ نہیں دیا جاتا, تو اسی کانٹریکٹ کو ایکسٹینڈ کر کے البراق کو ہی کنٹینیو کرنے کا کہا گیا. اب 1 سال ہو گیا ہے. البراق کا جو کانٹریکٹ ہے وہ 7 سپتمبر یعنی آج سے 1 ہفتہ بعد ختم ہو جائے گا, اور جو نئی کمپنی آ رہی ہے اس نے 4 سنبھالنا ہے, اور یہاں پر جو ان کی 60 بسیں بھی آ چکی ہیں نئی کمپنی کی. جبکہ یہ ملازمین کا کہنا ہے کہ جو پرانی کمپنی ہے البراق, انہوں نے ہمارے واجبات نہیں دیے ہیں, ہمارے سالانہ الاؤنس ہوتا ہے, میڈیکل الاؤنس ہوتا ہے, وہ بھی نہیں دیے ہیں. ابھی جو 1 سپتمبر ہے اس کی سیلری بھی دینی ہے, اور شارٹ نوٹس جو یہ ہمیں دیں, شارٹ نوٹس کا رول یہ ہے کہ ایک ایکسٹرا سیلری ہوتی ہے وہ دینی ہوتی ہے. یہ تمام جو واجبات ہیں جو کہ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ فراہم کریں. جبکہ ہماری جی ایم پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی ہے, ان سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہم نے جب یہ البراق کو کانٹریکٹ دیا تھا تو آؤٹ سورس کیا تھا, تو نہیں, یہ البراق نے آگے ایک اور کمپنی ہے جس کو یہ انہوں نے بھی آؤٹ سورس کر دیا. اب یہ امپلائیز اس پیپل کے نام سے یہ کمپنی ہے اس کے انڈر کام کرتے ہیں. ایشو یہاں پہ یہ ہے کہ ابھی بھی جو ڈرائیورز ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم البراق کے انڈر کام کرتے ہیں, اور البراق ہی ہمیں جو ہے وہ تمہارا کانٹریکٹ جو ہے وہ آگے کنٹینیو کرے. یہ ایشو ہے کہ آج 16 تاریخ کو میٹرو بس سروس بند ہوئی تھی. 5 روز بعد دوبارہ میٹرو بس سروس کو بحال کیا گیا, کیونکہ ان کو ایک لیٹر دے دیا گیا تھا. اب 5 روز بند کھولنے کے بعد پھر دوبارہ بند کر دیا گیا ہے. 16 اگست سے لے کے آج 31 اگست تک پورے 15 دن ہو چکے ہیں.
14 दिन, इसमें अभी तक जो है वो मेट्रो बस सर्विस बंद है। लग्जरी तो हसन आप ये बताइएगा कि इस वक्त सिचुएशन, अगर लीगल इसकी सिचुएशन की बात की जाए वो क्या है? क्योंकि एक जानिब उनको आउटसोर्स कर दिया गया अलबेराक कंपनी को, और जाहिर है कि एक्सटेंशन के हवाले से आगे क्या फैसला होता है ये भी देखना बाकी है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो पिछले 7-8 साल में हमने ये देखा है कि उनको सैलरीज तो मिलती रही हैं, लेकिन बेनिफिट्स जो हैं और बोनसेस हैं और तनख्वाहों में इजाफे का मामला वो शायद नहीं हो सका। तो अब इस पे आगे क्या होगा? क्या अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे या एहतजाज ही करते रहेंगे ऐसे? देखिए, जो हमारी जो इनके लीडर हैं, जो जिन्होंने धरना दिया, उनसे ये बात हुई, उनका कहना है कि हमारे 4 मुतालबात हैं, ये पूरे कर देंगे, हम धरना खत्म कर देंगे। पहला मुतालबा हमारी ग्रेजुएटी है, वो हमें फराहम की जाए। वो जबकि कंपनी का कहना है कि आप अदालत के ज़रिए से हमसे ग्रेजुएटी ले लें। इन्होंने ऑप्शन ये दिया है कि अगर कंपनी जो है, एक जो पंजाब मास ट्रांजिट है कंपनी है, वो इनसे सिक्योरिटी के तौर पर अलबेराक से पैसे ले ले, अदालत जो हमारे हक में फ़ैसला दे तो हमें वो पैसे दे दे, अगर इनके हक में फ़ैसला दे तो ये पैसे उन्हें वापस कर दे। तो ये उनका एक मुतालबा है। दूसरा मुतालबा मेडिकल अलाउंस का है और सालाना अलाउंस का है। तीसरा मुतालबा ये है कि एक जो सैलरी आनी है वो दे, और शॉर्ट नोटिस के बाद जो एक्स्ट्रा सैलरी है वो दे। ये 4 मुतालबात है, वो कहते हैं कि हमें पूरे कर दें और हम ये धरना ख़त्म कर देंगे। जबकि पंजाब मास ट्रांजिट कंपनी का कहना है कि इनको एक मुतालबा पूरा कर दिया, इनको एक्सपीरियंस लेटर दे दिया गया है, बाकी मुतालबे भी यकीन दहानी इनको करवाई है, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं। ये रिटर्न चाहते हैं, वो रिटर्न देने के लिए तैयार नहीं है। ये कश्मकश अभी जैसे आपने पूछा ये कब तक जारी रहेगा, इसका कोई हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि 7 तारीख तक तो उनका नई कंपनी ने चार्ज संभालना है। 7 तारीख तक इन्होंने धरना देने का ऐलान कर दिया है, 7 सितंबर तक। हम ये कह सकते हैं कि अगर 7 सितंबर से पहले ये तो इन ड्राइवर्स के मुतालिबात हैं और कंपनी उस पर कान नहीं धर रही, ये तो 2 मामलात हो गए। लेकिन आवाम जो सफ़र कर रहे हैं उस पर गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन का कोई इरादा रखा है या नहीं? देखें, ये एक आरामदेह सफ़र है, इसमें कोई शक नहीं है, सस्ती सवारी है। और गज्जू मत्ता से जो शादरा है वहाँ पर हज़ारों लोग जो हैं वो रोज़ाना सफ़र करते हैं। अब वो लोग मुख्तलिफ प्राइवेट जो रिक्शा में, टैक्सीज़ में जा रहे हैं, कई गुना ज़्यादा उनको किराया देकर। लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस ट्रैक पर मौजूद हूँ, यहाँ ट्रैक पर पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, यहाँ पर लोगों का इतना रश होता था। वो तमाम लोग जो हैं वो अपने घरों में, कुछ लोग जो है वो मजदूर होते हैं जो कि 30 रुपए में सफ़र कर लेते हैं, अब वो जो 300 रुपए में टैक्सी का सफ़र करना पड़ता है। और ये वो मजदूरों के लिए जो है वो एक बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग दफातर में जाते हैं मेट्रो बस पे, उनको एक बड़ी सहूलत थी, अब वो लोग दफातर भी जो है वो किसी और ज़रिए से जा रहे हैं। जो उनकी दिहाड़ीदार जो लोग हैं, जिनकी दिहाड़ी इतनी कम है, जो मेट्रो पे उनको बेहतर महसूस होता था, तो अब वो उस पर भी परेशानी का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो ये मेट्रो की जो सवारी है, एक तो आपने बिल्कुल सही बात की कि एक तो सस्ती सवारी भी है, आरामदेह सवारी भी है। बहुत सारे लोग इससे रोज़ जो है रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रैवल भी करते हैं, उनके भी अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का गाड़ियों वाले, बाइक्स वाले भी उन पे सफ़र करते हैं अपनी गाड़ियां कल पार्क से तो आप करके। स्पेसिफिकली देखें ना कि कल से तो आपको पेट्रोल भी नहीं मिलेगा अगर आपने कोरोना वैक्सीन लगवाई हुई है। और जो मजदूर तबका है, ये उसकी सवारी थी, ये उसकी दोस्त सवारी थी जो कि अब बंद है। जो मजदूर तबके को बहुत मसला इस हवाले से हो रहा है। बहुत शुक्रिया जी हसन हफीज़, हमारे नुमाइंदे से हमें इस वक्त तमाम सूरत हाल पर अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि सिंध में मजदूरों की कम से कम तनख्वाह 25,000 मुकर्रर के खिलाफ सनतकारों ने दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर कर दी है। और दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कम से कम 25,000 तनख्वाह मुकर्रर करना गैर मुनसिफाना फ़ैसला है। हुकूमत सिंध ने इख्तियारात से तजावुज़ किया है और तनख्वाहों में 43% इजाफे का कोई कानूनी जवाज़ नहीं है। मज़ीद जान लेते हैं असगर उमर से, बताइएगा इससे मुतालिक असगर उमर। जी, ये सुबह सिंध में 25,000 मजदूरों की कम से कम तनख्वाह मुकर्रर की गई है। इसके खिलाफ बहुत सारी तंजीमों ने, चैम्बर, कराची चैम्बर और आज की तंजीम ने, फेडरेशन ने ये दरख्वास्त दायर की है कि बज़ाहिर तो ये बहुत खुशनुमा फैसला लगता है कि मजदूरों की तनख्वाह में इजाफा कर दिया जाए 25,000, लेकिन इससे सनतों का बैनुल अक़वामी मार्केटों में मुकाबले करने की सलाहियत कम हो जाएगी और लागत जब बढ़ जाएगी तो फिर माल एक्सपोर्ट नहीं हो सकेगा और इंडस्ट्री बंद करना पड़ेगी और बिलाखिर फिर मजदूरों का नुकसान होगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि मुनसिफाना की उजरत मुकर्रर की जाए। जब इसमें वेज बोर्ड में हाजरीन और मजदूरों और मालकान में ये इत्तफाक हुआ था कि 17,500 से 19,000 तक तनख्वाह की जा सकती है, लेकिन वेज बोर्ड की सिफारिशात को बस पुष्ट डालते हुए सिंध हुकूमत ने ये कम से कम तनख्वाह 25,000 मुकर्रर करके सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की है। जबकि पूरे मुल्क में ये तीनों सूबों में ऐसा
फैसला नहीं किया गया और 20,000 से कम तनख्वाह है, लेकिन सुबह सिंध में सियासी पॉइंट स्कोरिंग की वजह से ये तनख्वाह मुकर्रर की गई है 25,000। ये गैर मुनसिफाना और आखिर में इससे मजदूरों को भी नुकसान होगा। ये आग इतनी एक से ज्यादा दफा से यहाँ आ चुकी थी, तो सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन ने हुक्म दिया है कि तमाम दरखास्तें एक साथ जमा की जाएं ताकि कोई मुतराद फैसला ना आ सके और समाअत 2 सितंबर के लिए मुलतवी कर दी गई। जी बहुत शुक्रिया असगर उमर आपका। अच्छा, एक और अहम खबर है सिंध से, और वो बड़ी अच्छी खबर है कि महकमे पुलिस को आगे लाया जा रहा है और कांस्टेबल से लेकर एएसआई तक के एहलकारों की तनख्वाह मुराद जो है वो दीगर सूबों के बराबर करने का फैसला किया गया है और चीफ सेक्रेटरी सिंध की मंजूरी से कमेटी की तश्कील 9 का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। नज़ीर शाह हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। जी नज़ीर, मजीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? देखें, सिपाही से लेकर एएसआई रैंक तक के लिए बड़ी खुशखबरी है कि दीगर सूबों के मसावी तनख्वाह, अलाउंसेस और दीगर मुराद बढ़ाने का फैसला किया गया है और चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली शाह की मंजूरी से एक कमेटी तश्कील दी गई है जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये 5 रुकनी कमेटी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में बनाई गई, जिसमें आईजी सिंध, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी सर्विसेज और सेक्रेटरी लॉ शामिल हैं। और ये बताया गया कि कमेटी एहलकारों की तनख्वाह, अलाउंसेस और दीगर स्केल का जायजा लेगी। कमेटी सिंध पुलिस की तनख्वाह का दीगर सूबों से भी मवाजना करेगी और मज़कूरा जो भी ये अहदे हैं सिपाही से एएसआई तक तमाम सहूलियात मसावी करने के लिए सिफारिश की जाएगी। तो जो सिंध पुलिस की जो तनख्वाह और स्केल्स हैं ये भी दीगर सूबों के मसावी हो जाएंगी, जो कि साल से सिपाही या इस रैंक तक के जो अफसरान है वो चाहते थे, तो उनकी ये देखना ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। जी चलिए जी, ज़बरदस्त फैसला है ये। आई एम श्योर कि जल्दी इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगी। नज़ीर शाह, बहुत शुक्रिया आपका। अब ज़रा हम आपको ना गुजरांवाला से गो के पिछले दिन हमने आपको गुजरांवाला के पराठे दिखाए थे, लेकिन आज हम गुजरांवाला में एक पहलवानी गोला गंडा मिलता है। बड़ा डिफरेंट किस्म का गोला गंडा है। इसमें मेवा जात हैं, चॉकलेट है, खोया है, मुरब्बे भी मौजूद हैं। मतलब आपको देख के पहलवानों का शहर, इसीलिए जिसका नाम भी है ना वो पहलवानी गोला गंडा है। खाने वालों के लिए हाथ रोकना मुश्किल है, लेकिन हम निगाहों से ही मुस्तफीद हो सकते हैं, वरना जो लवाजमात हैं इसमें कितनी कैलोरीज होती होंगी मदिया इसमें? 2000 तो होंगी कम से कम। आप उस पे सोचें, इस पे चॉकलेट भी डाली हुई है खोए पे, मुरब्बा जात भी तो ये पहलवानों के लिए, ये पहलवानी खा सकते हैं, पहलवानों के लिए। मतलब हम अवॉइड ही करेंगे। जो धान पान से लोग हैं ना, या जो वैसे ही थोड़े से हेल्दी हैं, वो भी अवॉइड करें इसको, पहलवानी खा सकते हैं। पर चले लोग खा रहे हैं, एंजॉय करें, हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अब तस्करा कर लेते हैं एक पाकिस्तानी नौजवान का जिनका नाम है ज़ैन अशरफ मुग़ल, और वो एक और बैन अल-अक़वामी अवार्ड जो हैं वो पाकिस्तान लेकर आए हैं। 4 बर-ए-आज़मों के 57 इस्लामी ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान ने सबको पीछे छोड़ दिया। तो इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं यार मोहम्मद। इजाज़त देते हैं, अपना बहुत सारा शादरी आबादरी, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।